आज मैंने कहा था कि आंसर राइटिंग के संबंध में कुछ बातें बतानी है ना। ठीक है, आवाज आ रही है आप लोग को? ठीक। अच्छा, जब मेंस आंसर राइटिंग लिखते हैं तो दो तीन समस्या आती है। पहले तो हमें क्वेश्चंस की समझ नहीं है, क्वेश्चंस कहना क्या चाहता है। दूसरी प्रॉब्लम्स है कि जो इसमें पुछल्ला शब्द बोलते हैं, टेलेंडर्स वर्ड बोलते हैं, व्याख्या करना, आलोचना करना, मूल्यांकन करना नहीं, विवरण देना, विवेचन करना, इवैल्यूएशन करना, ठीक है, इलेबोरेट करना। तो ऐसे कई सारे प्रश्न जो मन में आते हैं तो लगता है कि ये कहना क्या चाहता है ना। और तीसरा कि हम शुरुआत कहां से करें, भूमिका में हम क्या लिखें। अब भूमिका में हम विषय वस्तु के संबंध में हम क्या बात करें, और अंत में क्या हम निष्कर्ष दे, समाधान दे। देखिए, मैं पहले ही बता रहा हूं, मेंस का आंसर लिखना जस्ट लाइक ए एग्जाम, आप पीसीएस के एग्जाम में बैठ रहे हैं, एक बार क्लियर कर लीजिए। आप यूनिवर्सिटी या हाई स्कूल के एग्जाम में नहीं बैठ रहे कि आप जितना मन चाहा लिख करके आ जाइए, कि आप पेज भरने के आधार पर मार्क्स देगा। पीसीएस कहता है कि जितना प्रश्न पूछा जाए उतना ही हमें आंसर दीजिए, ज्यादा विद्वता प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं है। वह एक से बढ़कर एक विद्वान बैठा हुआ है, तब बोलता है कि हमको विद्वता नहीं चाहिए, जितना हम बोल रहे हैं उतना ही चाहिए। इसलिए मेंस आंसर राइटिंग को, जो मेंस की मैं बात कर रहा हूं, मेंस आंसर राइटिंग को हम कुछ पार्ट्स में बांट देते हैं समझने के लिए। मैं बाद में चर्चा करूंगा कि क्वेश्चंस का आंसर लिखा कैसे जाएगा। पहले तो कुछ पहलू है जिसको हमें समझना चाहिए कि मेंस आंसर राइटिंग शुरू कैसे किया जाता है। इसको मैं तीन भागों में बांट रहा हूं। पहला तो भाग है कि कोई भी विषय वस्तु जो लिखा जाता है वह किस रूप में लिखा जाता है। विषय वस्तु के तीन ही पार्ट है, भूमिका, विषय वस्तु और तीसरा निष्कर्ष। क्लियर? दूसरा जो पार्ट है कि पुछल्ला जो शब्द होता है उसका मीनिंग क्या होता है। पुछल्ला शब्द का मतलब मैं टेलेंडर्स वर्ड की बात कर रहा हूं, इंग्लिश में टेलेंडर्स वर्ड बोलते हैं। क्लियर? कि इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं। और तीसरा कि हम भूमिका का विस्तार या भूमिका को हम आगे किस रूप में हम लिखें कि मेरा क्वेश्चन का जो आंसर है वह प्रभावी हो। ये तीन बातों में हम लोग करेंगे, क्योंकि सारा खेल बंदूक लेखन का है। आप कितना जानते से कोई मतलब बीपीएससी को या यूपीएससी को नहीं है। क्लियर? सारा खेल लेखन का है। इसलिए मैं पहली बात पे बात कर रहा हूं कि विषय वस्तु क्या होता है, कि जिसको आप बॉडी कंटेंट बोलते हैं। क्लियर? अगर मैं पहले बात करूं विषय वस्तु की, मीन्स, तो तीन चार बातें इसमें जान लीजिए विषय वस्तु को लेकर के। पहली बात कि हम कितना विस्तार में हम लिखें, मेरा विस्तार कितना हो। क्योंकि बीपीएससी में शब्द सीमा, यूपीएससी में शब्द सीमा लिखा रहता है कि मिनिमम 150 शब्द और हाईली 250 शब्द में। बीपीएससी में शब्द सीमा नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ लिखा हुआ है 8 नंबर, 7 नंबर या 38 मार्क्स। हां, निबंध में एक शब्द सीमा दे दिया है कि आपको 700 से 800 शब्द में लिखने हैं। तो सबसे पहला एक प्रश्न आता है कि कितने विस्तार में हम लिखें कि मेरा सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा। दूसरा कहता है कि मैं क्वेश्चंस लिखते समय कितना बैलेंस्ड बना करके रखूं, कितना बैलेंस बना करके रखूं कि क्वेश्चंस के जो डायमेंशंस पूछे गए हैं वो मैं सारे डायमेंशन पर बराबर नजर दौड़ा सकूं। इसलिए इसमें संतुलन का होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है। तीसरी बातें हैं
कि मैं जो लिखता हूं उसका प्रमाण मैं कहां से दे रहा हूं, उसका प्रूफिंग है कि नहीं है। अगर मैं लिख रहा हूं और मैं सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें कर दूं, मैं इसका प्रूफिंग ही ना दूं, तब कोई मतलब नहीं बनता है। जैसे कि अगर मैं इकोनॉमिक्स लिख रहा हूं तो इकोनॉमिक्स से संबंध में मैं रिपोर्ट नहीं दूं, बजट का प्रयोग ना करूं, कोई डाटा ऑथेंटिक डाटा का प्रयोग ना करूं, तो मैं कैसे मानूंगा कि आपने जो लिखा है वो सही लिखा है, ये कहां से लिया है। जैसे पॉलिटी लिख रहा हूं, अब पॉलिटी में संविधान का प्रयोग ना करूं, आर्टिकल का प्रयोग ना करूं, तो मैं कैसे मानूं कि आपने सही लिखा है। इसी प्रकार से ज्योग्राफी में लिखूं और ज्योग्राफी में मैं मैप का प्रयोग ना करूं, आईआर में मैं मैप का प्रयोग ना करूं, रिपोर्ट का प्रयोग ना करूं, तो मैं कैसे मानूंगा कि इसका सही से लिखा हुआ है। इसीलिए इसमें एक पहला है कि प्रमाण का होना बहुत जरूरी है, प्रूफिंग का होना। और चौथा जो अहम है वह है आपका फ्लो में लिखना। फ्लो में लिखना अर्थात फ्लो का मतलब है कि क्वेश्चंस में बिखराव नहीं दिखाई देना चाहिए, बिखराव ना हो। अगर आप कुछ लिखते, क्वेश्चंस कुछ मांग रहा है, आपने भूमिका कुछ लिखा और बॉडी कंटेंट कुछ लिखा, तो बिखराव न क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए बिखराव ना हो, टॉपिक हमेशा, क्वेश्चंस हमेशा एक फ्लो में लिखा जाना चाहिए ताकि उसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से पढ़ा जा सके। और चौथा एक अन्य कड़ी है, वह है कि हम सरलीकृत भाषा का प्रयोग करें। सरलीकृत भाषा का प्रयोग करें। सरलीकृत भाषा का मतलब है कि हम जिस लैंग्वेज में लिख रहे हैं वो भाषा समझ में आनी चाहिए। अब ऐसा भी नहीं कि एकदम लोकल लैंग्वेज में लिख ले, भाषा जो है हमारी समझ में आनी चाहिए। मैंने कई बार जब लिखवाते हैं तो भाषा देखिए हम आसान भाषा में लिखवाते हैं ताकि एक बार पढ़ें तो आपको समझ में आ जाए कि ये हम कहना चाह रहे हैं। ये 5 बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा लेखन के समय। विस्तार का मतलब होता है, विस्तार का मतलब होता है जो क्वेश्चन जो पूछा गया है, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसी क्वेश्चन के अनुरूप लिखिए जो वह मांग रहा है। जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस बता देता हूं। अगर मैं कहूं शॉर्ट क्वेश्चंस की मैं कर दूं, बात करूं, और मैं ये कहूं कि एक में व्याख्या बोल दिया, कुछ और भी, मैं टेलेंडर्स की बात बाद में करूंगा। जैसे एक शॉर्ट क्वेश्चंस है, अब क्वेश्चन ये है कि 69 पे पूछा गया है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। शब्द सुनिए, आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, बताइए कि किस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों की कार्य योजना प्रस्तुत करती है। अब इस तरीके का प्रश्न यदि पढ़िएगा, या ये तो शॉर्ट क्वेश्चंस है, अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करूं और प्रश्न देखिए कि भारतीय संघवाद मूल रूप से राष्ट्रीयता के 2 एक साथ प्रयासों में निहित है। राज्य आधारित सांस्कृतिक विविधता को अपनाना और बड़े राजनीतिक समुदाय के प्रति प्रतिबद्धता। उपरोक्त कथन के आलोक में संघवाद के भारतीय मॉडल की प्रकृति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ध्यान रखिएगा। अब इस तरीके का प्रश्न देखने के साथ ही लगता है कि कितना बड़ा मैं लिखूं, कितना विस्तार में कर सकूं। अगर शॉर्ट नोट्स की बात करें तो शॉर्ट नोट्स में बीपीएससी ये कहीं नहीं कहता है कि आप जो है 150 शब्दों में 200 शब्दों में लिखिए। वहां लिखा हुआ है कि एक क्वेश्चन जो होता है वह 38 मार्क्स का होता है। मैं मार्क्स के आधार पर बांटा गया है शॉर्ट नोट्स।
मार्क्स के आधार पर। एक क्वेश्चन 38 मार्क्स का और एक क्वेश्चन में ए बी सी डी ई लिखा हुआ है, 5 है, तब पांचों 38 मार्क्स को 5 भाग में न डिवाइड किया गया है, या तो 38 मार्क्स का होगा या साइंस टेक होगा जो 36 मार्क्स का होगा, यही ना होगा। तो इसको 5 भाग में डिवाइड कीजिए तो लगभग बराबर बराबर जाएगा। तो लगभग कितना चला गया, लगभग, यानी कि 8 और 7 मार्क्स में डिवाइड होगा, यही ना होगा, 8 या 7 मार्क्स में। यानी कि आपका वैल्यू जो है एक क्वेश्चन का वैल्यू 8 या 7 मार्क्स का है, शॉर्ट नोट्स का। और यदि लॉन्ग का होगा तो 38 मार्क्स का होगा। और जो लॉन्ग लिखते हैं हम लोग, वह लिखते हैं, वह 350 से 400 शब्द में लिखते हैं, 350 से 400 शब्दों में लिखते हैं। तो 5 क्वेश्चन हम कितने शब्द में लिखेंगे, उसे डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि उसकी वैल्यू होगी। तो अगर 5 शब्द में 5 क्वेश्चन लिखते हैं तो कितना हो गया, 70 शब्द या 80 शब्द, यानी कि शॉर्ट नोट्स हमको लिखना पड़ेगा 70 से 80 शब्द में। अब यह ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग टू मार्क्स, फिर भी हम, क्योंकि हमको समय का भी बचत करना होगा, हमको समय के अनुसार हमको चलना होगा, फिर भी हम 70-80 शब्द में नहीं लिख पाते हैं, तो मान लीजिए कि हम 90 से 110 शब्दों में लिख लेते हैं एक 38 मार्क्स का। तो 90 से 110 में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 450 से 550 शब्द, यानी कि एक शॉर्ट नोट्स लगभग जो जाएगा वो 500 के आसपास जाएगा। मैं आपके अनुसार बोल रहा हूं, ऐसे जाना चाहिए 80 के 100 के बीच में जाना चाहिए, क्योंकि आपको हर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। इसका मतलब है क्वेश्चंस का विस्तार बहुत नहीं करना होगा। इसका मतलब यही ना है कि अगर मैं ज्यादा लिखूंगा, आज जो क्वेश्चंस बहुत अच्छा आ रहा है, तो ज्यादा अच्छा आ रहा है तो ज्यादा आप खुश होकर के उस पर लिखना शुरू कर देंगे। तो ज्यादा लिखना शुरू करेंगे तो दूसरा क्वेश्चन ना आपके हाथ से चला जाएगा। आपको तो प्रत्येक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और उसका असर कहां होगा कि शॉर्ट नोट्स के चक्कर में आपका ये वाला मार्क्स फंस जाएगा। ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन आपके बाहर जाने का मतलब है कि सिलेक्शन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे आप। इसलिए सबसे पहला ध्यान रखना है कि हमको कितने शब्दों में लिखना है, विस्तार कितने रूप में करना है। इसीलिए कहा जाता है कि जो क्वेश्चंस मांगता हो उसी की चर्चा करनी है, ना तो इधर की बात होगी ना उधर की बात होगी। जहां आपने इधर उधर की बातें कही तो क्वेश्चंस का विस्तार शुरू हो जाएगा, और विस्तार का मतलब है कि आपके हाथ से निकल जाएगा क्वेश्चंस। इसलिए पहला ध्यान रखना है कि वह क्वेश्चंस के अनुरूप हो जो वह मांगता है। जैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, शॉर्ट नोट्स की मैं बात कर रहा हूं कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। अब संशोधन प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं अब जैसी आलोचनात्मक वर्णन करने के लिए बोला है, अब मैं वर्णन शब्द जैसे ही आया तो आपको लगेगा वाव कितना बड़ा में हो गया। सीधा इसमें लिखना है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत की परिस्थितियों के अनुरूप संविधान के प्रावधानों में बदलाव करने के लिए अनुच्छेद 368 का प्रावधान किया है, जिसके अंतर्गत विधायिका संविधान में संशोधन करती है। लेकिन कभी कभी यह देखा जाता है कि यह विधायिका द्वारा संविधान में इस प्रकार से संशोधन किया जाता है जिससे संविधान के मूल भावना का उल्लंघन होता। क्लियर? जैसे 42वां संविधान संशोधन द्वारा वीटो का समाप्त करना, प्रस्तावना में परिवर्तन करना आदि। क्लियर? इसी कारण संविधान
को बचाने के लिए ही या संविधान की मूल भावना को संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे की अवधारणा दी। कहानी खत्म। सारा का सारा आलोचनात्मक व्याख्या भी आ गया और 368 का उल्लेख भी कहां से लिया है, तो प्रमाण कहां से लिया है, तो 368 से। इससे ध्यान रखिएगा कितना शब्द हुआ होगा, लगभग 100 शब्द के आसपास, 100 शब्द के आसपास। जितना प्रश्न मांग रहा है बंधु उतना ही प्रश्नों का आंसर देंगे। नहीं, ये आप कह रहे, उसमें अब पेपर में यूपीएस इनका कहना है कि जहां तहां से क्वेश्चंस बनाना पड़ेगा कि सीरियली वाइज। अब पेपर में क्वेश्चंस के साथ आंसर दे दिया जाता है, स्पेस दिया जाता है। अब पेपर में यूपीएससी का पैटर्न फॉलो किया है कि क्वेश्चंस रहेगा पेपर में ही रहेगा और उसी के साथ है जो आंसर, आपको तो स्पेस दे दिया जाता है कि इतना स्पेस में क्वेश्चन नंबर पहला लिखिए, इतना स्पेस में क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखिए, इतना स्पेस में क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखिए। क्लियर? तो इसका असर ये हो गया, तो आपके पास स्पेस बन गया। क्वेश्चन नंबर 1 कहां से होगा, क्वेश्चन नंबर 2 कहां से होगा। अब 2-2 पेज दिया हुआ है, एक में 2 पेज दिया हुआ है शॉर्ट नोट्स में, तो 2 पेज का मतलब है कि मैं एक पेज लेखन में जहां से जहां 100 शब्द जाऊं तो 200 शब्द ना जाऊंगा। तो 200 शब्द अगर मैं 2 पेज भरने की कोशिश करूं एक क्वेश्चन में, तो 1000 शब्द ना हो गया। सीधा 5 क्वेश्चन ना तो 1000 शब्द ना हो गया। तो टोटल 15 क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स का, टोटल 15 क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स का। तो आप समझ लीजिए कि आपको 15 क्वेश्चन 3000 शब्द में ना आप लिख पा रहे हैं, तो 3000 शब्द 3 घंटा में आप सिर्फ वही लिखना शुरू कर देंगे, तो और क्वेश्चंस कहां जाएगा। इसीलिए जो क्वेश्चंस मांगता हो उससे बाहर किसी भी हाल में नहीं जाना है, नहीं जाना और नहीं जाना है, पहली बात। तो इसका मतलब है कि हम कितना विस्तार करें, पहली बात का। दूसरी बात का मतलब है कि हम बैलेंस कितना बनाएं, संतुलन कितना स्थापित करें। संतुलन का मतलब है कि प्रत्येक क्वेश्चन के कई प्रारूप होते हैं, बटे होते हैं क्वेश्चंस, एक से दूसरे भाग में, दूसरे 3 भाग में, 4 भाग में क्वेश्चंस बटा होता है। और चारों भाग अगर 4 क्वेश्चंस बटे हुए हैं, जैसे मैं मान लूं, जैसे क्वेश्चंस मान लूं स्थानीय स्वशासन 69 का क्वेश्चन है कि स्थानीय शासन एवं उसकी कार्य पद्धति को पंचायत, राज्य तथा शहरी संस्थाओं के सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से स्थानीय स्वशासन एवं उसकी कार्य पद्धति को पंचायत तथा शहरी स्तर पर, यानी ग्रामीण तथा शहरी स्तर पर, दोनों स्तर पर सशक्तिकरण के, यानी कि पंचायतों उसको, वार्ड को, शहरों, स्थानीय स्वशासन को सशक्तिकरण के दृष्टिकोण, उसको मजबूतीकरण के दृष्टिकोण से बिहार में धरातलीय स्तर से उदाहरणों के साथ स्पष्ट एवं मूल्यांकित कीजिए। क्लियर? यानी कि पंचायती स्तर पर सरकार द्वारा, बिहार सरकार द्वारा पंचायतों को सशक्तिकरण के लिए क्या प्रयास किए गए, स्पष्ट कीजिए। और दूसरा कह रहा कि मूल्यांकित कीजिए, इसको इवैल्यूएट कीजिए कितना सफल रहा है। वही दूसरा इसमें क्वेश्चन है कि शहरों को बढ़ाने के लिए, शहरों में स्थानीय स्वशासन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास, उसको स्पष्ट कीजिए और बताइए कि इसको मूल्यांकन कीजिए, पक्ष और विपक्ष बताइए। इसका मतलब है 2 क्वेश्चन ना हुआ जी, एक पंचायत का हुआ और एक शहरों का हुआ, और दोनों में बिहार पूछ रहा है, और दोनों में बिहार पंचायती राज अधिनियम, बिहार राज्य पंचायती राज अधिनियम 2005 के 6 के तहत जो है इसका प्रावधान किया गया था सशक्तिकरण करने के लिए। तो आपसे कितने डायमेंशंस पूछ रहे हैं, पंचायत का भी पूछ रहा है और आपसे शहरों का भी पूछ रहा है, स्पष्टीकरण भी पूछ रहा है और मूल्यांकन भी पूछ रहा है। और अगर आपने इसमें बैलेंस बनाने की कोशिश नहीं की, आपने एक पक्षीय धारणा से पंचायत पर ही ज्यादा फोकस कर लिया, शहरों पर फोकस नहीं किया, या शहरों पर फोकस कर लिया, पंचायत पर फोकस कम कर दिया, तो आपका एक पक्षीय धारणा क्रिएट हो जाएगा।
इसीलिए ध्यान रखिएगा कि आप में क्वेश्चंस में बैलेंस बहुत जरूरी है, और बैलेंस का मतलब सभी का एक समान वैल्यू है। तो इसमें चार पार्ट है, स्पष्टीकरण भी है, मूल्यांकन भी है, दोनों का स्पष्टीकरण है, दोनों का मूल्यांकन है। तो चार पार्ट है, यानी कि 38 मार्क्स को चार भाग में बांटा गया है। तो लगभग हम 9 पॉइंट कुछ मान के चले, ठीक है, यानी 9.25 मार्क्स का एक पार्ट है, यानी कि समान वैल्यू बोल रहा है बंधु। इसीलिए आप क्वेश्चंस को बैलेंस के रूप में बनाए। जैसे एक और मैं इजी क्वेश्चंस की बात कर लेता हूं। जैसे एक क्वेश्चंस है, मैं पीछे की क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। एक क्वेश्चंस है 66 का, भारत की संसद राष्ट्रीय एकता का एक प्रभावी मंच है, चर्चा करना है। भारत की संसद राष्ट्रीय एकता का एक प्रभावी मंच है, चर्चा कीजिए। तो किस रूप में संसद जो है एकता को और अखंडता को बनाए रखने का कार्य करता है? और इसमें कह रहा है कि आलोचनात्मक नहीं करना है, चर्चा करना है। चर्चा का मतलब जो पूछ रहा है उसी का विस्तार करना है। कैसे? तो पूरे देश के संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, पूरे देश के भौगोलिक विविधता का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें देश के सभी जो प्रतिनिधित्व करता है, कानून बनाने में उसकी समान हिस्सेदारी है नहीं। इस प्रकार से संसद जो है एकता को और अखंडता को प्रदर्शित करता है। राज्य की सीमा में परिवर्तन सिर्फ संसद के माध्यम से ही हो सकता है। तो आपको भौगोलिक एकता भी देखना पड़ेगा, आपको सांस्कृतिक एकता भी देखना पड़ेगा, सामाजिक एकता भी देखना पड़ेगा। क्लियर? यह साफ लिख रखा है, एकता राष्ट्रीय एकता को प्रदर्शित करने का एक प्रभावी मंच है। और राष्ट्रीय एकता का मतलब सिर्फ भौगोलिक नहीं होता, सामाजिक भी होता है, सांस्कृतिक भी होता है। और करा चर्चा कीजिए, इसका मूल्यांकन नहीं बोल रहा है, इसका विस्तार कीजिए कैसे काम करता है। और अगर आपने सांस्कृतिक एकता या सामाजिक एकता, ठीक है, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। क्लियर? समझ में आ गई? तो इसलिए बैलेंस का होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको क्वेश्चंस को एक बार दो बार पढ़ना पड़ेगा कि क्वेश्चन पूछा। अच्छा, जैसे राष्ट्रीय एकता शब्द आया ना, आपके दिमाग में पूछ रहा है ये कहा क्या? नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में तो भौगोलिक एकता है, अखंडता है, और यहां पर सांस्कृतिक एकता भी पूछ रहा है, यहां पर सामाजिक एकता भी पूछ रहा है। और अगर आपने इसमें बैलेंस नहीं बनाया बंधु, तो क्वेश्चंस कभी प्रॉपर नहीं हो पाएगा। इसीलिए दूसरा कहता है, दूसरा शर्त है क्वेश्चंस लिखते समय कि क्वेश्चन से बैलेंस बनाना पड़ेगा। तीसरा जो है कि आपने जो लिखा है उसका प्रमाण देना पड़ेगा कि कहां यह लिखा हुआ है, संवैधानिक स्तर पर किस रूप में इसका प्रावधान किया गया है। तो आप यहां पर अगर पॉलिटी लिख रहे हैं तो आपको विशेष तौर पर एक्ट लिखना पड़ेगा, आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का प्रयोग करना पड़ेगा। यह ध्यान रखिएगा। और मैं हमेशा लिखाते समय एक गौर कीजिएगा, लिखाते समय हम सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जरूर लिखवाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किस वाद में यह अपनी चर्चा की है। नहीं, मैं ये लिखाते समय इस पर जोर जरूर देता हूं कि किस आर्टिकल में इसका प्रावधान है। जब तक आप प्रावधान नहीं लिखेंगे, कहां लिखा हो, मैं कैसे मानूं कि आपने जो लिखा है वह तथ्यात्मक हो या आपने प्रूफिंग लिए हुआ, आपने कहानी तो गढ़ने की कोशिश नहीं की है। आप ऐसा तो नहीं ना है कि आप जो अनर्गल बातें कुछ भी लिख करके चले आए। इसलिए पीसीएस की एक महत्ता यह है बंधु
कि जो भी लिखेंगे वो पूरे प्रमाण के साथ लिखेंगे। जैसे अगर मैं मान लेता हूं कि आप इकोनॉमिक्स लिख रहे हैं और इकोनॉमिक्स रिपोर्ट या डाटा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो कैसे मानूंगा कि आपने सही लिखा है? सिर्फ कहानी गढ़ने से नहीं ना होगा। आप साइंस टेक लिख रहा, एनर्जी लिख रहे हैं और एनर्जी में आप बता ही नहीं पा रहे कि कितना प्रतिशत एनर्जी का उत्पादन परमाणु ऊर्जा के माध्यम से हो रहा है, कितना प्रतिशत सौर ऊर्जा के माध्यम से हो रहा है, या सौर ऊर्जा का प्रमाण आपको कहां से मिला? कैसे मान लूंगा कि सौर ऊर्जा है जो भारत में है, जो नवीकरणीय को बढ़ाने में योगदान दे रहा है और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ा रहा है? इसलिए सबसे तीसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वह है प्रमाण का होना। आप जैसे आईआर लिख रहे हैं और आईआर में यदि आप मैप का प्रयोग नहीं करते हैं, कैसे मैं मान लूं कि बिना मैप कहां संबंधों का बता रहा है? जैसे भारत मालदीव समस्या को मैं बताऊंगा तो मैप में बताना पड़ेगा कि मालदीव कहां पर है, क्या विवाद है। या आप भारत नेपाल के बीच आपको विवाद लिखना हो तो काली नदी जो विवाद है, आपको बताना पड़ेगा कि उत्तराखंड के क्षेत्र पर इस पोजीशंस पर है जो विवाद है। इसीलिए आपको प्रमाण देना पड़ेगा लेखन में, और जो प्रमाण जो लिखेंगे बंधु, वह सबसे बड़ी बात होगी कि फ्लो में रखेंगे। सबसे बड़ी बात होगी कि इसमें विघटन नहीं होना चाहिए, टूटन महसूस नहीं होना चाहिए। यह लगे कि मैं भूमिका का ही विषय वस्तु में विस्तार लिख रहा हूं। ये मैं जो भी बात कर रहा हूं विस्तार का, बैलेंस्ड का, प्रमाण का, ये सभी बॉडी कंटेंट का पार्ट है। उसी के आधार में आपको बॉडी कंटेंट लिखते समय इन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसीलिए दिक्कत ये हो जाती है ना कि आप लिखते हैं तो संतुष्टि नहीं मिल पाती है कि मैंने क्या लिखा, क्योंकि आपको प्रमाण नहीं मिल पा रहे हैं। कहीं आपका फ्लो टूट रहा है, कहीं आपका है जो क्वेश्चंस के विभिन्न डायमेंशंस को आप नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं तो जब समझ नहीं पा तो बैलेंस नहीं बनेगा, और फिर लगता है कि मैं कितना विस्तार में लिखूं कि हमारा शॉर्ट नोट चला जा रहा है 200 शब्द, नहीं 38 मार्क्स का चला जा रहा है, कभी 400 शब्द चला जा रहा है तो कभी 200 शब्द में निपट जा रहा है। इसका मतलब है कि हम उसके डायमेंशंस को नहीं समझ पा रहे हैं, क्वेश्चंस को, जो मैंने भी एक राष्ट्रीय एकता के संबंध में बताया। क्लियर? इसलिए पहला जो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा वह इन रूपों में लगाना पड़ेगा। इसके लिए करना क्या होगा? अब आता है कि इसके लिए मैं करूं क्या। मैंने आपके समक्ष ना एक जो मैंने लिखवाया है, आप गौर करके देखिएगा। आप पूरे दिल्ली तक चले जाइए, इतने डायमेंशंस में कोई नहीं बताता है जितना डायमेंशंस मैंने बताया है। मैं पूरे दिल्ली तक की मैं बात कर रहा हूं, मैं पूरे विश्वास के साथ कर रहा हूं। इतने डायमेंशंस में कोई नहीं बताता है। आपके समक्ष मैंने सारा डायमेंशंस खोल दिया है। टॉपिक 22 मैंने सारा डायमेंशंस खोल दिया है, और सारा डायमेंशंस के साथ साथ एक गौर कीजिएगा, मैं सारे डायमेंशंस के साथ साथ क्वेश्चंस मैंने दिया है। हर डायमेंशंस आधारित क्वेश्चंस दिया है कि अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछेगा तो कैसे पूछ सकता है, इसी क्वेश्चंस को स्टेटमेंट वाइज पूछेगा तो कैसे पूछ सकता है, इसी को करंट से जोड़ेगा तो कैसे जोड़ेगा। आपको करना क्या है, मैंने आपके पास कंटेंट दे दिया है, कोई एक बुक फॉलो कीजिए, और बुक फॉलो करने के साथ साथ उस कंटेंट के साथ साथ आप जो है क्वेश्चंस का आंसर लिखना शुरू कीजिए उस डायमेंशंस के अनुसार। विश्वास दिलाता हूं 7 से 8 प्रयास करने के बाद आपको 9वें प्रयास में आपका लेखन सुधर जाएगा। बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि आपके पास एक मैंने तैयार करके दे दिया है आपको। अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो बॉडी कंटेंट कैसे लिखा जाएगा तो क्लियर हो गया। दूसरा शब्द मैंने कहा कि भैया पुछल्ला शब्द क्या कहता, मैंने 3 भागों में ना बांटा। एक तो पहला कि हमें लिखना क्या होगा, कितने विस्तार में लिखना होगा। भाषा, अच्छा भाषा लिखते समय गौर कीजिएगा, भाषा बहुत क्लिष्ट भाषा नहीं हो, लेंदी भाषा का प्रयोग ना हो, पहला शब्द। दूसरा,
भाषा में जब देवनागरी लिपि का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें व्याकरण संबंधी अशुद्धियां ना हो, यह ध्यान रखिएगा। आपका मदर टंग है बंधु, आप मदर टंग में ही आप अशुद्धियां लिखेंगे तो सामने वाला नहीं पढ़ पाएगा सही से, वो आपसे ज्यादा विद्वान बैठा हुआ है वहां पे। क्लियर? इसीलिए आपको अशुद्धियों पर विशेष तरीके से गौर करना पड़ेगा। आपको वहां पर डैमेज नहीं कर सकते हैं, वरना हो सकता है कि वो पढ़े ही ना। आप ज्यादा एक पैराग्राफ में आपका 8-10 अशुद्धियां मिल गया तो सामने वाला नहीं पढ़ेगा, और नहीं पढ़ेगा तो मार्किंग ऐसे नॉर्मल करके चला जाएगा। इसीलिए अशुद्धियों पर विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि गलती से भी गलती ना हो, क्योंकि आपका मदर टंग है देवनागरी, और देवनागरी में ही गलत करेंगे तो संभव नहीं है। तो एक तो सरलीकृत भाषा का प्रयोग हो। सरलीकृत का मतलब है कि बहुत लेंदी नहीं हो और बहुत लोकल लैंग्वेज नहीं हो, एक ऐसी भाषा हो कि आप समझा सके उस बात को जो आप बताना चाह रहे हैं उस क्वेश्चन के प्रारूप में। तो इसलिए ये 5 बातें ध्यान में रखिएगा लेखन शुरू करने से पहले। दूसरा शब्दावली है, मैं यहां पर बात कर रहा हूं जो आपके समक्ष सबसे बड़ी समस्या लेकर के आता है, वह है टैलेंडर्स वर्ड। देखिए, इस टैलेंडर्स वर्ड को आप कुछ भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, 2 से 3 भागों में, और उतने ही आधार पर आपको लिखना होता है। क्लियर? ये जो टैलेंडर्स वर्ड है जिसको हम 1 से 2-3 भागों में बांट लेते हैं और इसका कहते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, तो लिखें टैलेंडर्स वर्ड का प्रयोग। लिखें टैलेंडर्स वर्ड का प्रयोग, यानी कि पुच्छल्ले शब्द का प्रयोग किस रूप में करेंगे आप। तो एक दिमाग में रहेगा कि हमारा वर्णन करने का मतलब क्या कह रहा है, स्पष्ट करने का मतलब क्या कह रहा है, आलोचना करने का मतलब क्या कह रहा है। यह ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आपके समक्ष आप हालांकि बहुत बड़ी भूमिका नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक मानसिकता रहती है कि कभी वर्णन बोल रहा है, कभी व्याख्या बोल रहा है, कभी आलोचनात्मक बोल रहा है, कभी समीक्षा बोल रहा है, तो मैं इसका मीनिंग क्या समझूं। क्लियर? तो लिखिए पहला वर्ग में लिखिए, पहले सरलीकरण। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखवाते चलूंगा ताकि क्वेश्चंस पढ़ते समय आपको समझ में आ जाए। सरलीकरण, इसका होता है इल्यूसिटेट। सरलीकरण, इल्यूसिटेट, सरलीकरण, इल्यूसिटेट। थ्रो लाइट ऑन, थ्रो लाइट ऑन, प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट ऑन, प्रकाश डालिए। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखवाता हूं कि अंत में यदि नहीं कहता है क्वेश्चन में प्रकाश डालिए, तो इसका मीनिंग क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। इल्यूसिटेट, सरलीकरण का मीनिंग क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। इलेबोरेट का मीनिंग क्या कहना चाह रहा है। मैं इसलिए इस टैलेंडर शब्द का मतलब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। थ्रो लाइट ऑन मतलब प्रकाश डालिए। हाईलाइट, इसका भी मतलब होता है प्रकाश डालिए। हाईलाइट, प्रकाश डालिए। एक्सप्लेन, व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन, व्याख्या कीजिए। क्लेरिफाई, स्पष्ट कीजिए। क्लेरिफाई, स्पष्ट कीजिए। जस्ट उसी कहते हैं सुस्पष्ट कीजिए, एक ही शब्द है। इलिस्ट्रेट, इलिस्ट्रेट, विशुद्धिकरण। इलिस्ट्रेट, विशुद्धिकरण। इलेबोरेट, विस्तार कीजिए। इन सब का मतलब एक ही होता है बंधु, और इन सब का एक ही मतलब कि जो क्वेश्चंस बोला जाए वही लिखिए, ज्यादा दिमाग मत दौड़ाइए। इन सब का एक ही मीनिंग होता है। अगर ये पीछे लिखा रहे
स्पष्ट कीजिए, विशुद्धिकरण कीजिए, व्याख्या कीजिए, नहीं, या सरलीकरण कीजिए। इसका मीनिंग का मतलब होता है कि जो क्वेश्चंस बोल रहा है वही लिखना है, इधर उधर दाएं बाएं नहीं करना है। इसका अर्थ इसमें लिखे, इन सब का अर्थ आसान भाषा का प्रयोग करते हुए, इन सब का अर्थ आसान भाषा का प्रयोग करते हुए अपने उत्तर को प्रस्तुत करना है। जिसमें सिर्फ समझाना होता है, जिसमें सिर्फ समझाना होता है। आलोचना या मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं होती। आलोचना या मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं होती। क्लियरिटी समझ में आ गई? अब अगर मैं क्वेश्चंस को देखूं, अब देखिए क्वेश्चंस, क्वेश्चंस है किनकी जरूरत नहीं होती। वो आगे हम आगे बताएंगे कि अभी मैंने कहा ना कि 3 पार्ट में मैंने बांटा है समझने के लिए। अब कह रहा है क्वेश्चंस में, कहीं कह रहा है कि स्पष्ट कीजिए, वर्णन कीजिए, पुष्टि कीजिए। क्लियर? इसका मतलब है कि जो कह रहा है ना उसी के बारे में बताइए कि यह है कि नहीं। क्लियर? अब अगला पॉइंट लिखिए, सेकंड पॉइंट। ये तो पहला पार्ट का हो गया। सेकंड पॉइंट लिखिए, डिस्क्राइब, वर्णन करना या विवरण देना। डिस्क्राइब, वर्णन करना या विवरण देना। डिस्क्रिप्शंस का भी मतलब यही होगा, जो डिस्क्राइब का वही डिस्क्रिप्शंस का मतलब है। ठीक है, विशेषण शब्द है। क्लियर? इंडिकेट, संकेतित करना। इंडिकेट, संकेतित करना। ब्रिंग आउट, उल्लेख करना। ब्रिंग आउट, उल्लेख करना। इन्यूमरेट, इन्यूमरेट, गिनाना, गिनाइए। इसका मतलब होता कहता है ना गिनाइए। इन्यूमरेट, गिनाइए। इन शब्दावलियों में, इन शब्दावलियों के परिप्रेक्ष्य में, इन शब्दावलियों के परिप्रेक्ष्य में जो जैसा है वही लिखा जाता है। जो जैसा है उसी के संबंध में लिखा जाता है। जो जैसा है उसी के संबंध में लिखा जाता है। क्रिएटिविटी की जरूरत नहीं होती। यानी अपना व्यू देने की जरूरत नहीं थी। इसमें अपना व्यू देने की आवश्यकता नहीं होती। अपना वो आप दे सकते हैं, लेकिन जो आपसे पूछ रहा है उसी की चर्चा करना है। क्रिएटिविटी या अपना व्यू की आवश्यकता नहीं होती। तो करंट से तो लिंक कैसे भी तो करना पड़ेगा बंधु। कोई बात करंट से तो लिंक कैसे भी करना पड़ेगा कि हाल के दिनों में यह चर्चा में रहा है। कोई भी क्वेश्चंस बिना करंट के कैसे लिखा जा सकता है। क्लियर? इसमें तथ्यात्मकता पर जोर दिया जाता है, ऑब्जेक्टिविटी पर जोर दिया जाता है। इसमें तथ्यात्मकता पर जोर दिया जाता है। क्लियर? समझ में आ गई? यानी कि अगर मैं कहूं कि अगर ये शब्दावली का प्रयोग अगर वर्णन कह रहा है करने के लिए, विवरण कर, देखते आप क्वेश्चंस में लिखा रहता है वर्णन कीजिए। जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले कहा कि संशोधन का नहीं था, वर्णन कीजिए। या एक कह रहा है व्याख्या कीजिए, नहीं, व्याख्या डिस्क्राइब कीजिए।
इसका मतलब है ना बंधु कि जो बोल रहा है वही चर्चा करने, पक्ष विपक्ष का उल्लेख नहीं करना है। क्लियर? जहां आलोचनात्मक बोलेगा वहां पक्ष विपक्ष का उल्लेख करना है, मूल्यांकन बोलेगा वहां पक्ष विपक्ष का उल्लेख करना है। जहां व्याख्या बोल रहा है, वर्णन बोल रहा है, तो जो प्रश्न बोल रहा है उसी के मौलिक ढांचा की व्याख्या कीजिए। आर्टिकल 21 से क्या समझते हैं? आर्टिकल 21 के विस्तार ने मौलिक ढांचा का किस प्रकार विस्तार किया, वर्णन कीजिए। इसका मतलब यह है कि आपको आर्टिकल 21 के बारे में बताना, कि दो क्वेश्चंस ना हो गया, एक आर्टिकल 21 से क्या समझते हैं और दूसरा क्वेश्चन हो गया कि इसने मौलिक ढांचा का किस प्रकार विस्तार किया। वर्णन कीजिए, विवेचन कीजिए, विवरण दीजिए। इसका मतलब है कि कैसे, और क्योंकि वर्णन कर रहा है तो कहां से प्रूफिंग देंगे, तथ्यात्मकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, संविधान क्या कहता है, और हाल के दिनों में चर्चा, क्योंकि कोई भी बात करंट के बिना तो अधूरी है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो इसमें पक्ष विपक्ष लिखने की जरूरत नहीं है, जो मांग रहा है उसी का उल्लेख करना है। थर्ड पॉइंट लिखिए। हां, थर्ड पॉइंट लिखिए, क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज आलोचना, समीक्षा या समालोचना। क्रिटिसाइज आलोचना, समीक्षा या समालोचना, तीनों का मतलब एक ही होता है बंधु। इवैल्यूएशन, एग्जामिन, इन सब का मीनिंग एक होता है। इवैल्यूएशंस, अगला लिखिए, इवैल्यूएशंस, एग्जामिन, कमेंट। हां, इन तीनों का मीनिंग एक होता है, आलोचनात्मक निरीक्षण। इवैल्यूएशंस, एग्जामिन, कमेंट, इसका मतलब होता है आलोचनात्मक, इसे कहते हैं क्रिटिकल इवैल्यूएशंस। उसके साथ साथ जोड़ देगा क्रिटिकल इवैल्यूएशन, क्रिटिकल एग्जामिन, इसका मतलब होता है आलोचनात्मक निरीक्षण। आगे जोड़ देगा क्रिटिकल एग्जामिन, क्रिटिकल इवैल्यूएशंस। नहीं, इसका मतलब होता है आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। मतलब पक्ष भी बताइए और विपक्ष भी बताइए, इसका मतलब है। अब ऐसा नहीं है कि आप पक्ष पर बहुत ज्यादा फोकस कर लीजिए, विपक्ष पर नहीं, और विपक्ष पर बहुत ज्यादा। आलोचना का मतलब लोग ये समझ लेते हैं कि खाली हमको विपक्ष लिखना है, क्योंकि इसमें क्रिटिसाइज करना नहीं। आपको मैं शुरू से ही बताते आ रहा हूं कि आलोचनात्मक का मतलब ही होता है बंधु, पहले पक्ष बताना और उसी का विपक्ष बताना। ऐसा नहीं कि आपने पक्ष कुछ और बता दिया और विपक्ष कुछ और बता रहे हैं आप। आलोचनात्मक दोनों में बैलेंस बनाना है। ऐसा हां, थोड़ा बहुत 60-40 का रेशियो चल सकता है कि 60 पर आपने पक्ष ज्यादा जोड़ दिया और 40 पर आपने विपक्ष जोड़ दिया, यह चल सकता है। कोशिश कीजिएगा कि दोनों 50-50 के दौरान रहे, यानी कि पक्ष भी आपको उतना ही वैल्यू देना है और विपक्ष भी उतना ही वैल्यू देना है। तो इस तरीके के प्रश्न में जहां क्रिटिकल एग्जामिन होगा, क्रिटिकल इवैल्यूएशन होगा, क्रिटिकल कमेंट हो जाएगा, क्रिटिसाइज हो जाएगा, इसमें पक्ष विपक्ष पर ज्यादा जोर देना है। इस प्रकार के क्वेश्चंस में पक्ष तथा विपक्ष पर जोर दिया जाता है। क्लियर? अच्छा, दोनों में संतुलन, मैं पहले ही बताऊं कि सभी में संतुलन साध करना। और एक और शब्दावली होता है, उसका कहता है मूल्यांकन करना, इवैल्यूएट। अब अगला चौथा पॉइंट लिखिए, इवैल्यूएट, मूल्यांकन करना। इवैल्यूएट, मूल्यांकन करना।
इसमें हमेशा मूल्यांकन कहा जाता है कि मूल्यांकन कीजिए, इसका वैल्यू कितनी है। अब मूल्यांकन हमेशा आलोचनात्मक होती है, हां, लेकिन सिर्फ आलोचनात्मक होती है नहीं हो सकता। सिर्फ आलोचना, हमेशा आलोचना, लेकिन सिर्फ आलोचनात्मक होगी ये नहीं होगा। इसमें भी गुण और अवगुण पर जोर दिया जाता है, उसमें भी पक्ष और विपक्ष पर जोर दिया जाता है। अंतर सिर्फ इतना है कि जहां पक्ष 40% होगा वहां विपक्ष 60% हो जाएगा। हां, अंतर सिर्फ इतना है। इसका अर्थ हमेशा आलोचनात्मक होता है, इसका अर्थ हमेशा आलोचनात्मक होता है। इसमें गुण अवगुण दोनों पर जोर दिया जाता है, गुण और अवगुण दोनों पर जोर दिया जाता है। हां, समाधान और चुनौती है ना, आप हम बार बार चर्चा करते हैं ना समाधान और चुनौती का, क्लियर। तो आप हम लिखाते हैं ना प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव, हमेशा हम क्वेश्चंस में लिखाते हैं बंधु कि इसका सकारात्मक प्रभाव क्या है, यानी इसका पक्ष क्या है, और इसका समक्ष चुनौती क्या है। नहीं, तो इसका समक्ष चुनौती यानी नकारात्मक पक्ष क्या है, यह हमेशा। और नकारात्मक और सकारात्मक पक्ष के बीच हम बैलेंस बना करके चलते कि इसका समाधान क्या देना चाहिए, क्योंकि निष्कर्ष लिखते समय आपको समाधान देना ना पड़ेगा, तो इसलिए बैलेंस बनाना पड़ेगा आपको, ध्यान रखिएगा। आप बैलेंस बनाते यानी कि दोनों के साथ लिखना पड़ेगा। इसलिए कभी कभी हम हमेशा हर क्वेश्चंस में, हर टॉपिक में हम एक बात जरूर करते हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ाए हो उसमें कॉमन चीज देखिएगा, सकारात्मक प्रभाव लिखा है यानी कि इसका पक्ष लिखा है, और उसका विपक्ष लिखा है, नकारात्मक प्रभाव लिखा है। क्लियर। किसी किसी में नकारात्मक प्रभाव ज्यादा मिलेगा, किसी में कम मिलेगा, किसी में सकारात्मक ज्यादा मिलेगा, किसी में कम मिलेगा। क्लियर। इसीलिए इन सभी टैलेंडर शब्दों का, इसे 3-4 भागों में हमने टैलेंडर शब्द को बांटा। पहला बांटा कि सिर्फ जो क्वेश्चंस मांग रहा हो उसी पर चर्चा करनी है, ज्यादा दिमाग अपना व्यू नहीं देना है। दूसरा भाग बांटा कि जिसमें ऑब्जेक्टिविटी पर ज्यादा जोर देना है, तथ्यात्मकता पर ज्यादा जोर देना है, दूसरा भाग में बांटा। तीसरा भाग में बांटा क्रिटिकल एनालिसिस पर, जिसमें पक्ष और विपक्ष को बैलेंस बनाना है। और चौथा भाग हमने बांटा बंधु कि जिसमें है जो मूल्यांकन करना हो। अब क्वेश्चंस को तोड़िए, अब क्वेश्चंस को तोड़िएगा तो और समझ में आसानी से आ जाएगी कहां स्पष्टीकरण बोल रहा है। लिखते समय एक गौर कीजिएगा, अब क्वेश्चंस के अनुसार चलते हैं हम। क्लियर। अब क्वेश्चंस कह रहा है, मैं अब यहां पर लिख रहा हूं, पहला ये उठा लेता हूं, 69 का ही क्वेश्चन है। पहला लिखिए, क्वेश्चन से भारतीय, क्वेश्चन लिखा नहीं रहे हैं, हम बता रहे हैं। प्रश्न ये कह रहा है कि भारतीय संविधान, प्रश्न देखिएगा अपने आप समझ में आ जाएगा, भारतीय संविधान से संबंधित मूल ढांचे के सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन, क्रिटिकल इवैल्यूएशन कीजिए। अभी अभी मैंने बताया, कह रहा है आलोचनात्मक मूल्यांकन, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, नहीं क्रिटिकल कीजिए, यानी क्रिटिकल इवैल्यूएशंस कीजिए। अभी आपने, मैंने भी कहा, यानी कौन सा इसमें करना है, तो पक्ष और विपक्ष दोनों बताना है। क्लियर। यानी कि साफ कह रहा है इस क्वेश्चन में पक्ष भी बताइए और विपक्ष भी बताइए। और यह जो क्वेश्चन है वह 8 मार्क्स का है, शॉर्ट नोट से। यानी कि आपका जो वर्ड लिमिट है एग्जाम में नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन पेपर में नहीं दिया हुआ है कि 100 शब्दों में लिखिए, 150 शब्दों में, 200 शब्दों में लिखिए। आपको इसको निपटाना है 90 से 110 शब्दों में। सबसे पहले क्वेश्चंस को तोड़िएगा,
एक से दो बार पढ़िए, एक बार में नहीं समझ में आएगा, एक से दो बार पढ़िएगा। साफ करा, भारतीय संविधान से संबंधित, यह नहीं कह रहा है कि न्यायिक व्याख्या से शब्द लिखा हुआ है, भारतीय संविधान से संबंधित मूल ढांचे के सिद्धांत। कौन कौन सा भारतीय संविधान से संबंधित मूल ढांचा का सिद्धांत है? कौन कौन सा है? तो समानता। कौन कौन सा है? पंथ निरपेक्षता। कौन कौन सा है? शक्तियों का पृथक्करण है भारतीय संविधान से संबंधित। क्लियर? अब भारतीय संविधान तो इसी पर न निर्भर बना हुआ है, शक्तियों का पृथक्करण। आपके पास पॉइंट आ रहा है बंधु? क्लियर? नहीं, और भी सारा है। संघीय व्यवस्था, यानी संघीय व्यवस्था में सहकारी संघवाद, सहकारी संघवाद। क्लियर हो गया? अन्य भी है। क्लियर? अब इसको लागू करने के लिए क्या दिया गया है, संविधान क्या कहता है, और इस पर किस प्रकार से प्रहार हुआ है, क्यों यह चर्चा में। क्लियर? तो सबसे पहले आप पॉइंट्स को तोड़िए। ठीक, सबसे पहले आप तोड़िए, तो आपने पता चल गया। और आपको लिखना कितने शब्दों में है, यानी कि ये जो मूल ढांचा है, या किस प्रकार से संविधान को बचाने का काम किया है, और इस मूल ढांचे का उल्लंघन कहां कहां हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है। यह मूल ढांचा जो संविधान के मूल संरचना से जुड़ा हुआ है, यह जो मूल व्यवस्था, इसने भारतीय संविधान को किस रूप में स्थापित किया है और इसको किस रूप में तोड़ा गया है। क्लियर? और इस पर क्योंकि मूल्यांकन करना, तो निष्कर्ष भी देंगे आप जब भी लिखा जाएगा। तीसरा पहलू जोड़िए। अब राइटिंग का तीसरा पहलू आइए। मैंने दो पहलू तो बता दिया था, एक पहलू बॉडी कंटेंट का, दूसरा पहलू बताया टेलेंडर्स का, अब तीसरा पहलू आइए। जो मैंने तीन पहलू में बांटा ना मेंस आंसर राइटिंग को, अब तीसरा पहलू आइए। तीसरा पहलू जो हम बोल रहे हैं, वह तीसरा पहलू बोल रहे हैं भूमिका, विषय वस्तु और निष्कर्ष। ध्यान रखिएगा। अब इसी पहलू में तो बॉडी कंटेंट कैसे, अब मैंने कहा कि जब भी इस पहलू से जब इधर लेकर के जाते हैं बंधु, ध्यान रखिएगा, जब भूमिका से आप विषय वस्तु या किसी भी पैराग्राफ में जब आप कन्वर्ट बदलते हैं, पैराग्राफ बदलते हैं या शब्दावली चेंज करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं ट्रांजिशन पीरियड, संक्रमण की स्थिति बोलते हैं। एक पैराग्राफ से जब दूसरे पैराग्राफ में जब कन्वर्ट होते हैं, तो लिंक करने वाला चाहिए शब्दावली, ताकि यह महसूस हो कि मैं इसी का विस्तार लिख रहा हूं। यह ध्यान रखिएगा, जब मैं भूमिका से विषय वस्तु में कन्वर्ट होऊंगा, जब भूमिका से जब मैं विषय वस्तु में कन्वर्ट होऊंगा, तो यहां पर यह विषय वस्तु इसी का विस्तार होगा। ऐसा नहीं हो कि भूमिका आपने कुछ और लिख दिया और विषय वस्तु आपने कुछ और लिखा, तो टूटन ना महसूस हो जाएगा, फ्लो टूट ना जाएगी। अब फ्लो टूटने का मतलब है कि सामने वाले को पढ़ने में मजा नहीं आएगा, वो नहीं देगा मार्क्स। इसलिए लिखते समय इस बात को गौर कीजिएगा कि जब हम भूमिका लिख रहे और भूमिका का जब विस्तार करेंगे, तो वही विषय वस्तु होना चाहिए और विषय वस्तु से जुड़ा हुआ निष्कर्ष होना चाहिए। जब एक पैराग्राफ से दूसरे में जाते हैं, मैं पैराग्राफ के अनुसार ही बोल रहा हूं, यानी एक पार्ट से जब दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, तो इसको कहते हैं ट्रांजिशन पीरियड। इसको जोड़ने वाला शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए। तो जहां आलोचनात्मक मूल्यांकन बोलेगा बंधु, उस आलोचनात्मक मूल्यांकन में आपको दिख रहा है कि हमको क्रिटिकल एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले टॉपिक को तोड़िए। जब टूट गया कि आपको पता चल गया कि इसमें हमको क्या लिखना है, तो आपको समझ में आ जाएगी। दूसरा क्वेश्चन देखिए,
जातीय जनगणना किस प्रकार से बिहार की राजनीति को प्रभावित करेगी? वर्णन कीजिए। आप वर्णन कीजिए, मैंने लिखवाया है। किस प्रकार से, यहां आलोचनात्मक व्याख्या नहीं करना है, जो वह बोल रहा है कैसे करेगा। ठीक है, तो आपको एक तरीके से सरकार को प्रॉपर रूप से डाटा दे देगा। जातीय गणना आपको लिखना पड़ेगा कि 127वें संविधान संशोधन के आधार पर राज्यों को अपने नागरिकों के विकास करने के लिए जातीय गणना या जनगणना करने का अधिकार प्रदान किया। बिहार सरकार ने हाल ही में जातीय जनगणना को लागू किया है और संबंधित रिपोर्ट प्रस्ताव को पेश किया है, जिसके तहत, क्योंकि आपको शॉर्ट नोट्स में लिखना है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रॉपर डाटा, एक मुफ्त डाटा का निर्माण करना या प्राप्त करना, आर्थिक सामाजिक परिस्थिति की जानकारी प्राप्त करना, आलोचना नहीं कर रहे हैं, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करना, ठीक है, समानता के संबंध में जानकारी या अन्य आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थिति की जानकारी इकट्ठा करते हुए, प्राप्त करते हुए समानीकरण स्थापित करना है, जिससे वंचित लोगों तक या जरूरतमंद लोगों तक ही आरक्षण जैसी व्यवस्था को स्थापित किया जा सके। क्लियर? यहां आलोचना नहीं कर रहे हैं, यहां उसी का कह रहा है किस प्रकार से प्रभावित करेगी, यानी कि जो वंचित लोगों है उसको तक समानीकरण पहुंचाना है। अगर यही कहता आलोचनात्मक परीक्षण करें तो क्वेश्चंस का स्वरूप बदल जाता है, आंसर बदल जाता। और इसमें कहते कि जातीय जनगणना का कितना लाभ मिलेगा और कितना हानि हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कोई भी क्वेश्चन समान नहीं होता है, हर क्वेश्चन का स्वरूप बदला होता है। तो यहां पर इस क्वेश्चन में हां अपनी बात भी कर सकते हैं। क्लियर? तो इस क्वेश्चन, इनका कहना है कि आलोचना में क्या हम अपनी बात कर सकते हैं? अपनी बात का मतलब है जो पक्ष तथ्यात्मक बातें हो, प्रूफिंग के साथ। जब अपनी बात करेंगे तब प्रूफिंग के साथ करेंगे कि हां ये होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल दें। आलोचनात्मक का मतलब ऐसा नहीं कि जब आप अपनी बात लेकर अपना व्यू, क्योंकि इसमें अपना व्यू देने की आवश्यकता होती है आलोचनात्मक वाले में। जब अपना व्यू दें तो अपना व्यू देते समय यह गौर कीजिएगा कि वह व्यू जो है वह आपके, वह एकदम संवैधानिक प्रक्रियाओं के अनुरूप हो। ऐसा नहीं है कि आपने एकदम व्यू दे दिया और संविधान उसको मानने को तैयार ही नहीं बैठेगा। जैसे एक से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं जातीय जनगणना होनी चाहिए, अपना पक्ष रख के पूरे देश में है जो ये आरक्षण जैसी व्यवस्था को एकदम पूरी तरह से लागू कर दिया जाए, 100% कर दिया जाए आरक्षण को। ठीक है, तो हम कहें कि दूसरा जो वर्ग है वो कहां जाएगा? तो हम कहें कि इसमें तो न्यायपालिका खड़ी हो जाएगी। तो उन्होंने एक शब्द बोला कि न्यायपालिका को ही खत्म कर दिया जाए, न्यायपालिका पर ही एकदम चढ़ जाएगा, जिसकी संख्या ज्यादा रहेगी वो रहेगा। हमको तो फिर तो गृह युद्ध छिड़ जाएगा। इस तरीके का आंसर नहीं लिख दीजिएगा, वह संवैधानिक प्रक्रिया के अनुरूप हो आंसर। क्लियर? समझ में आ रही है? तो जब इस तरीके के प्रश्नों को जब सॉल्व करते हैं बंधु, क्लियर, तो ध्यान रखें वर्णन बोल रहा है, आलोचनात्मक बोल रहा है। आपको देखिए, ध्यान रखिएगा। अब जैसे मान लेते हैं, अब पीछे चलते हैं क्वेश्चंस को। अब क्वेश्चंस है कि भारतीय संघीय 66 का क्वेश्चन है, भारतीय संघीय ढांचा संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार की ओर उन्मुख है। वर्णन कीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार केंद्र सरकार की ओर उन्मुख है? उन्मुख तो राज्यपाल की नियुक्ति होती है, आईसीएस अधिकारियों की नियुक्ति होती है,
सुरक्षा बलों की राज्य में नियुक्ति होती है? नहीं। आपका देखिएगा कि आप ये राज्यों में सरकार है जो परिवर्तन, केंद्र सरकार परिवर्तन कर सकता है? नहीं। समवर्ती सूची पर विवाद होने पर केंद्र सरकार कर सकता है, केंद्र का प्रभावी होगा। और साफ कर रहा, वर्णन कीजिए। ये मत कर, ये नहीं कर रहा है कि कैसे है जो उसमें है जो प्रहार कर रही है, तो आपको ये पॉइंट बना करके उसका डिस्क्राइब करना है। और ये कैसे, तो आपको बताना पड़ेगा कि आर्टिकल 153 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, ये राष्ट्रपति के माध्यम से राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है, जो दोहरी भूमिका का निर्वाह करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना है। नहीं, आपको बताना पड़ेगा बंधु। इसीलिए समझिएगा प्रश्नों को। नहीं, इनका कहना है कि सर, मेरा बोलना यह है कि क्या हम किसी लीडर की आलोचना में उसकी बुराई को भी नहीं, पहले तो लीडर का प्रयोग ही नहीं करेंगे, व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे लेखन में, ठीक है। दूसरी बात, जैसा अगर वह योजना को नहीं, तो ये होता है कि योजना लानी चाहिए ताकि इससे लाभ ज्यादा मिलता। हां, ये समाधान में लिख सकते हैं। ये अगर आपका व्यू कहता है कि हम इसमें समाधान देना चाहते हैं, तो इसमें लिख सकते हैं कि इस प्रकार की योजना को और प्रभावी बनाया जाना चाहिए, तो समाधान में आप लिख सकते हैं। क्लियर। लेकिन किसी व्यक्तिगत पक्ष को ध्यान में नहीं रखेंगे कि व्यक्तिगत किसी निजी व्यक्ति पर हमला नहीं करेंगे, जातिगत शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। ये मैं शुरू से ही कहते आ रहा हूं। क्लियर। तो ये जो क्वेश्चंस है, तो वर्णन का मतलब समझ में आ गया बंधु, व्याख्या का मतलब समझ में आ गया, मूल्यांकन का मतलब समझ में आ गया। तो इस तरीके का यदि आंसर लिखेंगे तो मुझे लगता है कि वह ज्यादा प्रभावी हो जाएगा। तो मेंस आंसर राइटिंग जो चलता है ना, वो इन्हीं 3 विचारों पर चलता है। पहला हमने देखा, बॉडी कंटेंट में क्या लिखा जाएगा। इसके लिए करेंगे क्या, ये तो आपके पास, ये तो मैंने एक सैद्धांतिक पहलू बता दिया। प्रैक्टिकली पहलू क्या करेंगे, इसके लिए पहली बात कि आपको कम से कम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसकी गहन जानकारी होनी चाहिए। अगर आप सतही जानकारी रखेंगे बंधु, संभव नहीं है कि आप आंसर लिख देंगे। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं टॉपिक पढ़ा रहा था राज्यपाल की भूमिका, अगर मैं कहूं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसे कहूं कि राज्यपाल की शक्तियों का उल्लेख करते हुए राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, क्रिटिकल इवैल्यूएशंस कीजिए। क्लियर। तो राज्यपाल की शक्ति बताया एक पक्ष, एक पार्ट, और दूसरा पार्ट है राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण। अब दूसरा, अगर मैं इसी क्वेश्चंस को दे दूं, राज्यपाल राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए बाध्यकारी है, ठीक है। इस परिप्रेक्ष्य में राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चंस बदल गया। अब वहां क्रिटिकल एनालिसिस नहीं है बंधु, वह क्वेश्चंस कह रहा है कि राज्यपाल की भूमिका किस रूप में है कि राज्यपाल जो है वह एकता और अखंडता को सुनिश्चित कर रहा है। क्लियर। अगर मैं यही क्वेश्चंस कह दूं कि एक तरफ राज्यपाल केंद्र और राज्य के बीच सेतु का काम करता है, वहीं दूसरी तरफ राज्यपाल पर केंद्र के एजेंट होने का आरोप लगता रहा है, इस कथन की आलोचनात्मक समीक्षा करें। तो आपको सेतु के रूप में भी देखना पड़ेगा और आपको एजेंट के रूप में भी देखना पड़ेगा। आपको क्वेश्चंस को तोड़ने आना चाहिए बंधु, और क्वेश्चंस 2-3 पार्ट में टूटेगा। जब भी आप पढ़ेंगे तो 2-3 पार्ट में अपने आप निकलता चला जाएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, क्वेश्चन ये है, न्यायिक सक्रियता। अब समझिए, 64th का क्वेश्चन है, न्यायिक सक्रियता भारतीय शासन व्यवस्था में एक नवीनतम घटना है, एक नवीनतम घटना है। टिप्पणी करें।
न्यायिक सक्रियता पर टिप्पणी कर रहा, पूछ रहा है कि न्यायिक सक्रियता क्या है। आलोचना नहीं कर रहा है, कह रहा है कि न्यायिक सक्रियता के बारे में बताइए कि है क्या। वो ये कह रहा है कि न्यायिक सक्रियता के बारे में बताइए कि है क्या, कि हाल के दिनों में न्यायिक सक्रियता चर्चा में आया है, और खास करके 80 के दशक में पीएन भगवती और जनहित याचिका के विस्तार ने न्यायिक सक्रियता को बढ़ावा दिया। क्लियर। अब कह रहा है न्यायिक सक्रियता के पक्ष और विपक्ष में मुख्य तर्क दीजिए। अब फिर कह रहा है और न्यायिक सक्रियता के पक्ष और विपक्ष में मुख्य तर्क दीजिए, मुख्य तर्क प्रस्तुत करें। प्रश्न कह रहा है मुख्य कौन सा, इसके पक्ष में कौन सा तर्क दिया जाता है और इसके विपक्ष में कौन सा तर्क है, आपको बताना है। क्लियर। तो आपसे यहां पर दो क्वेश्चन पूछ रहा है। एक प्रश्न पूछा न्यायिक सक्रियता पट्टी पे क्या है वो बताइए, आप दूसरा तर्क कह रहा है कि इसके पक्ष में आप कितना सोचते हैं और इसके विपक्ष में क्या सोच रहे हैं, उसको स्पष्ट की, उसको बताइए। हां क्लियर। तो यहां दो को अगर आपको नहीं पता रहेगा तो कैसे लिखिएगा। अब उसी को आप दूसरा क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान अपनी प्रस्तावना में कहता है कि भारत एक समाज, पहले भी चर्चा की हम क्वेश्चन। भारतीय संविधान अपनी प्रस्तावना में कहता है कि भारत एक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य होगा, लिख दिया है। इस घोषणा को लागू करने के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है, इसमें कहीं नहीं कह रहा है कि आलोचना कीजिए। ये कह रहा है कि संविधान में के तहत, यानी कि संविधान इसको लागू करने के लिए क्या कहता है वो बताइए। साफ कह रहा है कि आर्टिकल 40 क्या कह रहा है, आर्टिकल 38 क्या कह रहा है, आर्टिकल 79 क्या कह रहा है, 17 क्या कह रहा है, आर्टिकल 15 क्या कह रहा है, क्योंकि समाजवादी है। क्लियर। लोकतांत्रिक गणराज्य है। आर्टिकल 52 क्या कह रहा है, आर्टिकल 54 और 55 क्या कह रहा है, और आपका इसमें धर्मनिरपेक्ष आर्टिकल 25 से 28 क्या कह रहा है। यह कह रहा है संवैधानिक प्रावधान कौन सा है, यह नहीं कह रहा है कि सरकार ने इसको लागू करने के लिए कौन से प्रयास किए। अगर यही कहता कि सरकार इसको लागू करने के लिए संवैधानिक प्रावधानों के तहत कौन सा प्रयास किया है तो यह बदल जाता। क्लियर। प्रश्नों को गौर से देखिएगा कि कह क्या रहा है। 2-3 पार्ट में प्रश्नों को, अच्छा लिखते समय डायरेक्टली आंसर मत लिखना शुरू कर दीजिएगा, यह बड़ा समस्या होती है। क्यों? जैसे आपके पास, जैसे आप एग्जाम में GS2, क्योंकि मैं GS2 की मैं बात कर रहा हूं, जैसे आप एग्जाम में बैठेंगे ना मेंस वाले में, तो आपके समक्ष ये दिमाग में बैठा हुआ रहेगा ना कि मैं कितने देर में, मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि आप हिंदी में आपके पास भरपूर समय रहता है। 2 वाले पार्ट में, GS वाले पार्ट में आपके पास समय लगभग न के, चाहे 1 हो चाहे 2 हो, आपके पास समय नहीं मिलता, 1 मिनट भी समय नहीं मिलता। स्टूडेंट्स क्या सोचता है ना कि हमको क्वेश्चंस मिले और क्वेश्चंस हम सिलेक्ट करें और लिखना शुरू कर दें। जैसे आपने बिना सही से पढ़े हुए आप क्वेश्चंस लिखना, आपने ऊपर ऊपर तो पढ़ लिया, आपने क्वेश्चंस लिखना शुरू कर दिया, बाद में आपको समझ में आया कि क्वेश्चंस कह क्या रहा है, बाद में समझ में आया, तब तक आप पार कर चुके हैं। एक तो आपके पास स्पेस अब सीमित हो गया। क्लियर। अब आप पार कर चुके हैं, एक तो समय खत्म हो चुका है और आप वो भी पार कर चुके हैं। बाद में समझ में आया कि अरे ये क्वेश्चन तो बाहर निकलेंगे तो लगेगा कि अरे ये क्वेश्चन तो ये बोल रहा था और हमने यहां पर कुछ और लिख दिया। इसलिए सबसे पहले तरीका ढूंढिए, 5-7 मिनट क्वेश्चंस पर दे दीजिए समय, 5-7 मिनट दे दीजिए। यह मत सोचिएगा कि मेरा 5-7 मिनट चला गया। 5-7 मिनट में हर क्वेश्चंस का आप एक फॉर्मेट रफ पेज पर तैयार कर लीजिए, बहुत है 5-7 मिनट। एक एक क्वेश्चन में फॉर्मेट तैयार हो गया कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसमें पॉइंट नोट डाउन कर लिए। जब पॉइंट नोट डाउन कर लिए, फॉर्मेट तैयार हो गया, क्रमिक रूप से फॉर्मेट तैयार कीजिएगा ताकि फ्लो बना हुआ रहे। पहले क्वेश्चंस का फॉर्मेट तैयार हो गया, एक से ज्यादा 10 से 20 सेकेंड,
दूसरा क्वेश्चंस का फॉर्मेट तैयार हो गया। ऐसे ऐसे सारे क्वेश्चंस का फॉर्मेट तैयार हो गया। मान लेते 10 मिनट लग गया फॉर्मेट तैयार करने में, मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। इसके बाद जब आप लिखना शुरू करेंगे ना बंधु, आपका पेन ड्रॉप नहीं करेगा। जब आप जैसे क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं और क्वेश्चन सेलेक्ट करके लिखना शुरू कर देते हैं तो आपका पेन ड्रॉप कर जाता है कि इसके बाद क्या, ध्यान रखिएगा। इसीलिए आप जो है पहले क्वेश्चन सेलेक्ट कीजिए, क्वेश्चन सेलेक्ट करने के बाद उसको तोड़िए और फिर उसके बाद लिखिए, पेन ड्रॉप नहीं करेगा। यही एक रास्ता है, बचता है। क्लियर? और इससे आपका टाइमिंग मैनेजमेंट भी अच्छा हो जाएगा और आपका क्वेश्चंस पर पकड़ भी अच्छा आएगा। क्लियर? तो ये 3-4 बातें जो हैं मेंस आंसर राइटिंग का, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बंधु। और इसी 3-4 बातों पर आपको गौर करते हुए क्वेश्चंस का आंसर लिखना है। अब समझ में आ गई जो मैं कहना चाह रहा था? अगर आप अपना लेते हैं तो मुझे लगता है कि कुछ समय के बाद ये अपने आप ठीक हो जाएगा। क्लियर? अब आप कहेंगे तो इसका एक ही उपाय है बंधु, मटेरियल आपको मिलेगा कहां से? एक समस्या मटेरियल की आएगी। मटेरियल के लिए एक तो नोट्स हम लिखवा रहे हैं अकॉर्डिंग टू मी, जो सफिशियंट है। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, ये भी मैं बोल रहा हूं, नोट से बाहर टॉपिक नहीं पूछेगा, नोट्स ही रहेगा। लेकिन फिर भी आपको एक बुक फॉलो करना पड़ेगा। ये आप अपने ऊपर सोच लीजिए कि कौन सा बुक है। मैं किसी बुक का नाम नहीं ले रहा, लेकिन इसके लिए एडिटोरियल जरूर पढ़िएगा। क्योंकि शॉर्ट नोट्स आया तो आपके पास शब्दों की पकड़ कम है, और शब्दों की पकड़ सिर्फ एक ही बचा सकता है, वह एडिटोरियल। क्लियर? न्यूज़पेपर जरूर पढ़िएगा। न्यूज़पेपर का मतलब है कि कम से कम आपको 1 से 2 न्यूज़पेपर जरूर पढ़िएगा। और उसके लिए आपको कम से कम न्यूज़पेपर पढ़ने में 1.25 घंटा से 1.5 घंटा जाना चाहिए। एक होता है कि ऊपर ऊपर पढ़ के निकल गए, नहीं, कोई फोटो देख करके निकल जाता है, वो नहीं करना है। आपको एडिटोरियल पढ़ना पड़ेगा। न्यूज़पेपर कम से कम डेली 1 से 1.25 घंटा 1.5 घंटा आदत बना लीजिए, और एडिटोरियल से नोट्स तैयार कीजिए। वो आपका ना शब्दों पर पकड़ मजबूत कर देगा, क्योंकि स्टूडेंट के साथ सबसे बड़ी समस्या शब्दों की कमी है। और हिंदी मीडियम वाले के साथ और यह समस्या है, और समस्या है। तो शब्दों की कमी है, तो उसके लिए एडिटोरियल, इसके साथ साथ एक मैगजीन्स पकड़िए। एक मैगजीन आता है योजना करके, एक मैगजीन्स आता है। क्लियर? उसमें लेख रहता है। और कोई और एक करंट का मैगजीन आप देख लीजिए। इससे आपको एक शब्दों पर पकड़ महसूस होगा, दूसरे आपकी लेखन शक्ति बढ़ेगी। तो एक कोई बुक फॉलो कीजिए, चाहे आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, चाहे आप साइंस टेक पढ़ रहे हो, चाहे आईआर पढ़ रहे हो, चाहे ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, चाहे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, नोट्स के साथ साथ एक कोई बुक आपको चाहिए। मैं ये नहीं, आप मार्केट जाइए, 3-4 बुक देखिए जो आपको लगे कि हमको ये इसकी भाषा समझ में आसानी से आ रही है। अब जैसे मैं कहूं कि डीडी बसु से अच्छी बुक नहीं है कोई मार्केट में, है ही नहीं। दुर्गादास बसु से अच्छी बुक मार्केट में नहीं है पॉलिटी का, लेकिन आपको नहीं समझ में आएगा बंधु, नहीं आएगा समझ में वह बुक। क्यों? क्योंकि उसका लैंग्वेज इतना क्लिष्ट है, इतना कठिन लैंग्वेज है हिंदी का, कि आपको लगेगा कि लिखा क्या है ये लिखा क्या है। क्लियर? और वह आपको एक समस्या क्रिएट करेगा। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप मार्केट जाइए और उस बुक को ढूंढिए। ठीक है? आप, हो सकता है कि आपको लक्ष्मीकांत की बुक पसंद आ जाए,
हो सकता है आपको राजेश मिश्रा की बुक पसंद आ जाए, हो सकता है किसी अन्य आपका सुभाष कश्यप की बुक पसंद आ जाए, हो सकता है कि ये एनसीईआरटी का कोई भी आप, हो सकता है किसी किसी को शब्दावली पकड़ है तो डीडी बसु से अच्छी बुक नहीं है। लेकिन फिर मैं चेतावनी दे रहा हूं, उस बुक को तभी पढ़ा जा सकता है जब आपका लैंग्वेज पर पकड़ अच्छी हो, तब जाकर के। क्लियर? इसलिए समझिएगा कि यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से बुक फॉलो करेंगे। मैंने नोट्स लिखवा दिया है, सरल भाषा में लिखवाया है, आप बुक के साथ साथ फॉलो करेंगे तो आपको आसान हो जाएगा। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि नोट से बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। शॉर्ट नोट्स में ऊपर नीचे एक आध हो सकता है, शॉर्ट नोट्स में एक आध ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लॉन्ग वाले में एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। मैं 99% क्वेश्चन जो होगा वो आपके नोट से होगा, 99%। लेकिन फिर क्वेश्चंस का स्वरूप क्या होगा ये मुझे नहीं पता। आलोचनात्मक बोल रहा है कि वर्णन बोल रहा है, वो किस रूप में बोल रहा है, किससे लिंक किया है, वो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन रहे आज जितना डायमेंशंस बता दिए हैं सफिशिएंट होता है। क्लियर? तो मेंस के संबंध में यदि कोई किसी को और कोई प्रश्न पूछना हो राइटिंग का तो पूछ सकते हो। ऑनलाइन में भी किसी को और प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हो मेंस में कैसे लिखने में, क्योंकि इसके बाद फिर मेंस आंसर राइटिंग पर चर्चा नहीं करूंगा, ये लास्ट है। ठीक है? सिर्फ अब फिर लेखन पर जोड़ दूंगा। देखो इनका प्रश्न है कि भूमिका कैसे लिखा जाए। भूमिका को लेखन का मतलब होता है उस क्वेश्चंस का सार होना। जस्ट मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जब आप मूवी कोई रिलीज होती है तो उसके पहले ट्रेलर आता है, और ट्रेलर आता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि यह मूवी किस विषय पर आधारित है, और बाकी का वही मूवी है जो आप देखने जाते हैं तो उसी मूवी का विस्तार रहता है। जस्ट लाइक एज ए इंट्रोडक्शन या भूमिका, जस्ट लाइक एज ए मूवी का ट्रेलर जो बताता है कि यह क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, यह क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है। अगर आप पूरे क्वेश्चंस का सार होता है भूमिका, और उसी क्वेश्चंस का सार का विस्तार आप विषय वस्तु में करते हैं, इसलिए पूरे क्वेश्चंस को सही से पढ़िए। ठीक है? आप पूरे क्वेश्चंस को सही से पढ़ करके उसका भूमिका तैयार कीजिए। नहीं जैसे हम कहते हैं कि आज हम इनका इंट्रोडक्शन कराते हैं या आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, तो हम पूरा आज चर्चा का विषय क्या होगा, आज चर्चा की भूमिका क्या होगी, रखा जाता है ना। उस चर्चा की भूमिका उस पूरे 1 घंटे के पूरे 1.5 घंटे का वो एनालिसिस कर देता है कि हम किस विषय पर बात करेंगे। क्लियर? और वह विषय वस्तु जो होता है वो उसका विस्तार करता है। बात समझिएगा। इसलिए जब भी भूमिका लिखेंगे तब भूमिका का मतलब होता है बंधु उस विषय वस्तु का विस्तार, उस सार। ठीक है? नहीं आप ये आपके ऊपर डिपेंड है कि करंट के लिए कौन सा बुक लीजिए, विजन आईएएस लीजिए, क्या लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है? इनका कहना कि पैरा चेंज के टाइम फ्लो मेंटेन नहीं, हाँ ये करना पड़ेगा। एक प्रश्न ये है कि पैराग्राफ चेंज करते समय फ्लो मेंटेन नहीं होता है। फ्लो मेंटेन करते समय कुछ शब्दावलियां ध्यान में रखिएगा कि कैसे लिखा जाएगा। जैसे मैं एक आध क्वेश्चन लिखवा देता हूं, एक फॉर्मेट तैयार कर देता हूं तो पता चल जाएगा। लिखिए, जैसे क्वेश्चंस लिखा देता हूं, शॉर्ट नोट्स का ही लिखा देता हूं ताकि सब कम समय में समझाया जा सके। मेरा उद्देश्य यहां समझाना है, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि उस पर पूरा रटाफिकेशन करवाना। प्रश्न लिखिए, 69th का ही मैं लिखवा देता हूं। ठीक है? हाँ सब लिखवा देंगे, टेंशन काहे ले रहे हो। मेरा उद्देश्य यहां पर रटाफिकेशन नहीं है, मैं बार बार कर रहा हूं। मैं इतना देर से जो बकबक कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली टॉपिक पर नहीं रह जाता। और राज्यपाल खत्म नहीं कर देता, आज राज्यपाल खत्म नहीं कर रहे, राज्यपाल का टॉपिक समाप्त कर देता।
राज्यपाल का टॉपिक नहीं समाप्त कर देता। ठीक है, तो लिखिए क्वेश्चंस। क्वेश्चंस ये है कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया का आलोचनात्मक वाला ही कर देता हूं। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। अब इनका एक अलग प्रश्न है। अब देखो कितना कंफ्यूजन है। एक प्रश्न है कि सर निष्कर्ष में भी तो सार ही लिखा जाता है ना। आप देखो, और ये 99% स्टूडेंट के साथ समस्या है। मतलब मैं यहां एक कॉन्ट्रडिक्शन है। क्या निष्कर्ष में भूमिका का सारी नहीं जी, निष्कर्ष में समाधान लिखा जाता है, आपका व्यू लिखा जाता है, क्या सोचते हैं आप। ये बहुतों की समस्या है, ये इनकी समस्या नहीं है कि निष्कर्ष में हम लिखें, क्या भूमिका का सारी नहीं, निष्कर्ष में लिखते समय समाधान लिखते हैं, वो आपका व्यू लिखते हैं। अच्छा, जितना भी निष्कर्ष हमने लिखा है आप कॉपी पलट करके देखिएगा। हम जब भी कहें कि कंक्लूजन लिखिए, कंक्लूजन लिखते समय, निष्कर्ष लिखते समय मैंने क्या भूमिका का सार ही लिखाया था? नहीं दिखेगा आपको। मैंने वहां पर कंक्लूजन लिखते समय अपना व्यू दिया है, अपना समाधान दिया है, और समाधान संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार दिया है। ध्यान, कभी भी भूमिका का ही सार नहीं लिखा जाएगा, यह गलत सोच है। क्लियर? तीनों का मीनिंग अलग अलग है बंधु। भूमिका मतलब आप बता रहे हैं कि क्वेश्चन कहना क्या, हम किस पर लिखेंगे आगे। क्वेश्चन कह क्या रहा है, भूमिका का मतलब है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, हम इस पर आगे कैसे बढ़ेंगे। विषय वस्तु कर हम इसमें क्या लिखेंगे, और निष्कर्ष कर है कि हम सब कुछ लिख लिए, तो इसमें समाधान, अन्य समाधान क्या ढूंढेंगे, अपना व्यू क्या देंगे। ये तीन अलग अलग शब्दावलियां हैं, और तीनों को गौर रखिएगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, मैंने कई चैनल्स पर ये देखा है कि वो कहते भूमिका को ही तुम निष्कर्ष में लिख कर क्या हो ना, यानी कि उन्होंने पेपर नहीं दिया है। इसका मतलब कि वो पेपर नहीं दिया, उनका दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, या वो इतना अहम में है कि हम जो बोल रहे हैं वही सही है। संभव ही नहीं हो सकता है, तीनों का मतलब अलग अलग है। भूमिका का मतलब होता है क्वेश्चंस का सार, अब विषय वस्तु का मतलब होता है क्वेश्चंस का डिस्क्रिप्शन, वो सार का विस्तार। ध्यान रखिएगा, जिसका बॉडी कंटेंट कहते हैं आप। और निष्कर्ष का मतलब होता है उसका अंतिम में समाधान और आपका अपना व्यू। तो भूमिका में तो व्यू दिया ही नहीं आपने, भूमिका में कहां व्यू दिया है, तो कैसे भूमिका का सार हो जाएगा। ये एक का नहीं, कईयों की समस्या। इन्होंने सही कहा कि इन्होंने प्रश्न पूछ लिया, ये कईयों की समस्या है कि क्या हम निष्कर्ष देते समय भूमिका को नहीं, विषय वस्तु में जो कमियां रह गई थी उस कमियों का समाधान देते हुए आप आगे बढ़ जाइए। क्या समाधान देंगे आप, इसे तीन बातें ध्यान रखिएगा। भूमिका क्वेश्चंस का सार होता है, विषय वस्तु का विस्तार होता है, और इसमें जो सुधार करने के लिए जो अपना व्यू देते हैं वह निष्कर्ष होता है। क्लियर? यही तीनों पर पूरा आंसर राइटिंग दौड़ेगा। और अगर आपने इसको पकड़ बना ली ना, थोड़ा प्रैक्टिस करके, तब मुझे लगता है कि आपका राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। आप पहला अटेम्प्ट मेरे लिए लास्ट अटेम्प्ट हो जाएगा। और मैं बार बार कहता हूं कि आपका बैठने का मतलब मैं भी बैठ रहा हूं आपके साथ, आपके बैठने का मतलब मैं भी ना साथ बैठ रहा हूं आपके साथ। अगर आपका अच्छा जाएगा तो मेरा भी अच्छा जा रहा है, क्योंकि आपका रिजल्ट आएगा तो मेरा भी होगा। क्लियर?
इसीलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूं कि राइटिंग पे, अच्छा ये जो जुलाई तक का जो महीना है, जून तक का लास्ट का महीना, आप खूब राइटिंग प्रैक्टिस कर लीजिए। जून तक लास्ट, पूरा मई, अभी तो 3 ही महीने हैं, पूरा मई और पूरा जून, पूरा राइटिंग प्रैक्टिस कर लीजिए। और जुलाई से आप पीटी पर फंसिए, पीटी पर लग जाए तो जुलाई, पूरा जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीना हो गया। तो आपका तो प्रैक्टिस से पहले हो चुका है, कॉन्सेप्ट तो पूरा पढ़ ही चुके हैं आप, पूरा तैयार हो गया। सिर्फ आपको थोड़ा सा ही ना ध्यान रखना है। तो इधर पीटी ने, आप फिर उसके बाद फिर प्रैक्टिस में लग गए 3 महीना, फिर जनवरी में आपको बैठना पड़ेगा, फर्स्ट वीक में। जून तक आप ये काम कीजिए, या 1 जुलाई तक, क्योंकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट पहले ही क्लियर हो गया, तो पीटी आपको ज्यादा नुकसान नहीं करेगा, आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा आपको, ठीक है। तो बाकी मेंस में आप मेंस फिर पीटी में लग जाइए 2-3 महीना, उसके बाद फिर लग जाइए, सफिशियंट होता है। स्ट्रेटजी बना लीजिए पढ़ने के लिए, ये नहीं कि अब ये से लग जाइए पीटी में, तो ना पीटी होगा ना मेंस होगा। पूरा मेंस एक बार पढ़ लीजिए, पूरा तैयार कर लीजिए, जून तक राइटिंग प्रैक्टिस। बाकी का उसमें से पेन स्पीड बढ़ाना होता है, स्पीड बढ़ाते जाइएगा तो लास्ट में स्पीड पर ही काम होगा। पहले तो कंटेंट आपका पहले बन गया, तो लिखिए इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा। हाँ जी, परीक्षण का अलग लिखवाएं, देखो तो वर्णन बोले कि परीक्षण बोले, वर्णन कीजिए तो वर्णन करना है, क्लियर, लिखें। संविधान के अनुच्छेद 368 में, संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है, संविधान संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है, जिसमें विशेष परिस्थिति तथा आवश्यकता अनुसार, जिसमें विशेष परिस्थिति तथा आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जा सकता है। जिसके आधार पर या फलस्वरूप, फलस्वरूप कई प्रकार के संशोधन किए गए। वर्तमान में 128 ना हो गया है, वर्तमान में 128 संवैधानिक संशोधन किए जा चुके हैं। पैराग्राफ चेंज करके। अब इनका कहना है कि सर पैरा चेंज करते समय हमको समझ में नहीं आ रहा है, पैरा चेंज करते समय ये कैमरा कैसे हो गया। आ? 1, अब ठीक है, मुझे लगा कि वो दिखना कैसे लग गया, वो दब गया था मुझसे। लिखिए, अब इनका कहना है कि सर पैरा चेंज करते समय कनेक्टिंग वर्ड में इशू होता है। अब देखिए हम भी पैरा चेंज कर रहे हैं, क्लियर, तो अब हमको जोड़ना पड़ेगा, क्या लिखे, परंतु, क्या, परंतु कई संशोधन, जैसे 42वां, जैसे पहला, प्रथम, जैसे प्रथम, 42वां संशोधन, संशोधन जिसमें मौलिक अधिकार पर नियंत्रण,
कॉमा राष्ट्रपति के कॉमा बीटो को समाप्त करना, कॉमा बीटो को समाप्त करना, आदि प्रावधान, वही ना वो बीटो लिख दिए, बीटो का समाप्त करना, आदि प्रावधान, कार्यपालिका के प्रभावी भूमिका को, कार्यपालिका के प्रभावी भूमिका को स्थापित करता है, प्रभावी भूमिका को स्थापित करता है। जो संविधान के मूल व्यवस्था के विपरीत है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया का प्रयोग करते समय, संवैधानिक या संशोधन प्रक्रिया का प्रयोग करते समय, या संशोधन करते समय से लिखिए, संशोधन करते समय, संशोधन करते समय संविधान की मूल भावनाओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। अब देखो तो इस प्रश्न में आंसर में लगभग कितना शब्दावली हुआ होगा बंधु, कितना कितना पार्ट में हुआ, कितना स्पेस हुआ होगा? बहुत बड़ा तो नहीं हुआ, बहुत बड़ा तो नहीं हुआ। क्या इस पैराग्राफ में देखिए तो सारी बातें कह दिया है कि नहीं कह दिया? अभी जैसे इनका प्रश्न था, रवि रोशन जी, इनका जो प्रश्न था, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, तो अगर पेज कहीं गिरा क्या, तो अगर यदि आपसे, तो देखिए तो ये सारी बातें कह दी। और रवि रोशन जी का एक प्रश्न था, इनका कहना है कि सब पैरा चेंज करने के लिए कनेक्टिंग वर्ड, देखिए तो जब पैरा चेंज किए तो कहीं दिक्कत है, लग रहा है कि उसी का विस्तार है कि नहीं है? एकदम लग रहा है ना? तो फिर दिमाग काहे दौड़ा देते हो जाता? ठीक है, आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है ना? बताइएगा। क्लियर? तो पैरा चेंज कर, कहीं आपके पास समस्या नहीं है बंधु। क्लियर? ऑनलाइन में आवाज ठीक। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस लिखते समय आपके पास, अच्छा आलोचनात्मक व्याख्या भी कर दिए, कितने संशोधन वो भी करंट से जोड़ दिए नहीं, और अंत में अपना विचार भी रख दिए निष्कर्ष में। बड़ा खुश है बालक। क्लियर, समझ में आ गया? अब मतलब समझ में आ गया इसलिए खुश है। आज जब समझ में आ जाता है ना तो बड़ा खुशी महसूस होता है ना? क्लियर? तो ये आपके साथ मेंस ऐसे ही चलेगा बंधु। आप पूरा मेंस आंसर राइटिंग आपको आज से ही लगना, मुझे तो लगता है कि अभी से प्रैक्टिस करने की जरूरत है। देखिए, हमेशा तो पीटी नहीं पढ़िएगा, डेली कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर लिखिए।
पटना आए इसीलिए ना, या जो कहीं भी बैठे हुए ऑनलाइन ऑफलाइन, 2 क्वेश्चंस जरूर लिखिए। 2 क्वेश्चन, देखिए मैं डेली कॉपी चेक नहीं कर सकता, मेरी बंदिशें हैं कुछ। मैं डेली कॉपी इसलिए चेक नहीं कर सकता, मुझे भी पढ़ना होता है। जितना आप पढ़ते हैं ना उतना हम भी पढ़ते हैं। कम से कम डेली हम 4 से 5 घंटा जरूर पढ़ते हैं। आप मुझसे ज्यादा पढ़ते होंगे, ठीक है। 4 से 5 घंटा जरूर पढ़ते हैं, और उसमें 2 से 3 घंटा हम लिखते हैं। आप सोचिए, 5 घंटा हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम पढ़ाते भी हैं, आज साथ साथ हम छोटंकी को भी खिलाते हैं। नहीं मतलब इतना छोटा नहीं है, लेकिन खिलाना तो पड़ता है उसको भी। हमारे गृहस्थ जीवन में तो हमको उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। क्लियर? तो ये जो ध्यान, ये आप देखेंगे तो आपसे मेहनत तो हम ज्यादा कॉपी चेक नहीं कर सकते। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप लिखिए और हमसे समय समय पर पूछते रहिए कि सर इसमें हम क्या सुधार कर सकें। अगर हम पर प्रेशर डाल दीजिएगा तो हम छितरा जाएंगे। इसको बोलते हैं छितराना बिहारी लैंग्वेज में। नहीं, अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप हमसे जहां प्रॉब्लम्स होता है ना लेखन में कि सर यहां पर समझ में नहीं आ रहा, ये हमसे डिस्कस कर दीजिए, ये प्रॉब्लम से ये सॉल्व, वो हम कर पा सकते हैं। लेकिन डेली अगर आप कर दीजिएगा तो वो संभव हमसे, फिर टॉपिक ही हमसे नहीं हो पाएगा कवर। क्लियर? तो ये जरूर रखिएगा। अब ये करे कि सर मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इतना छोटा में इसका आंसर हो जाएगा। अब पता चल गया अपर्णा जी, प्रॉपर पता चल गया ना कि इतना छोटा में आंसर लिखा जा सकता है। शब्द पर पकड़, खेल शब्दों का है, ध्यान रखिएगा। हमको तो उतना ही वर्ड में रहना है, क्योंकि हम 8 से 9 शब्दों में नहीं जा सकते, 150 शब्दों में नहीं जा सकते, क्योंकि हमको तो 8 ही शब्द, 8 ही मार्क्स का ना है। वो कहता है कि ज्यादा विद्वता प्रदर्शित ना करो, जितना मांग रहे ना वही दो। वो कह रहा है आलोचनात्मक वर्णन करो संविधान संशोधन प्रक्रिया का। तब मैं क्यों संविधान संशोधन प्रक्रिया का विशेष बहुमत, विशेष प्रभावी बहुमत और बहुमत, सामान्य बहुमत के आधार पर संशोधन की बात करूं? वो मांग ही नहीं रहा है, वो ये कह ही नहीं रहा है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया की समीक्षा करें, वो नहीं कह रहा है। कहां गड़बड़ी है? क्वेश्चंस कह रहा है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्लियर? अगर क्वेश्चंस ये कहता कि संविधान संशोधन प्रक्रिया पर चर्चा कीजिए, तब आपको लिखना पड़ता कि संविधान संशोधन प्रक्रिया 3 प्रकार से होती है, सामान्य बहुमत के आधार पर, विशेष बहुमत के आधार पर, तब वो अलग हो जाता, वो अलग हो जाता। अगर मैं यही कहूं कि संविधान संशोधन प्रक्रिया किस प्रकार से मौलिक ढांचा के विस्तार का आधार बना, अलग हो जाता। इसे समझिएगा बंधु, जो प्रश्न बोल रहा, प्रश्न इतना ही बोल रहा है, और वो इतना समझदार है बीपीएससी वाला कि 300 350 मार्क्स 350 शब्द वाला 8 नंबर में नहीं देगा कभी। वो 2 पेज ही दे रखा है आपका, वो कभी नहीं देगा। वो पागल नहीं है, वो जानबूझ करके ऐसा प्रश्न एक आध 2 डाल देता है कि तुम इसमें फंस जाओ, तुम लिखते रहो, उस बहाव में बह जाओ, और जहां उस बहाव में आ गया तो दूसरा क्वेश्चन काम नहीं, खत्म हो जाएगा। इसलिए संयमता बहुत जरूरी है। जितना मांगे उससे ज्यादा नहीं देना, ना कम देना है ना ज्यादा देना है। क्लियर? अगर मैं वही राष्ट्रीय एकता वाली, जो भी मैं कुछ देर पहले संसद की राष्ट्रीय एकता की बात कर रहा था, आपने ज्यादातर उसको 3 भाग में बांट करके देखिए, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, और तीनों भाग में नहीं लिखा जा सकता है आराम से? और क्या इस तरीके से भी स्ट्रक्चर नहीं बनाया जा सकता है? हम एकता, राष्ट्रीय संसद की भूमिका को राष्ट्रीय एकता के रूप में 3 रूपों में देख सकते हैं या बांटा जा सकता है। तो 3 रूप कौन सा हो गया बंधु? सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नहीं हो गया? तो आपके पास
प्रॉपर कंटेंट का होना बहुत जरूरी है, वर्ड लिमिटेशंस होना जरूरी है। जो मैंने रास्ता तरीका बताया है, इस तरीके के आधार पर चल लेंगे तो आपका मेंस वाला पूरा हो जाएगा। अब इसमें और किसी के पास कोई प्रश्न है बंधु? कि आज पूरा टॉपिक इसी पर रखना है, क्योंकि अब नया टॉपिक शुरू कर भी नहीं सकते हम। समय कितना बज गया? 1 पूरी हो गया। ठीक है, तो यानी 1:10 के आसपास हो ही गया। तो जो प्रश्न पूछना है इसी पर पूछ लीजिए अब। क्लियर? किसी को और कहीं का क्वेश्चन से ऑनलाइन में तो अच्छा, इनका एक प्रश्न है कि 42 अमेंडमेंट जो है एक्ट 42 अमेंडमेंट एक्ट कैसे संविधान के मूल ढांचा के विपरीत था। 42 अमेंडमेंट में देखो तो प्रश्न देखो, इनका एक प्रश्न है, ध्यान ही रख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 42, मैंने कहा था ना कुछ दिनों पहले कि भारत में यदि डिक्टेटरशिप देखना हो तो 2 डिक्टेटर से बड़ा भारत में आया ही नहीं कोई। एक पहले प्रधानमंत्री और एक तीसरे प्रधानमंत्री। इनसे बड़ा डिक्टेटर भारत ने नहीं देखा, लेकिन कभी उन डिक्टेटर की बात नहीं होती। उसमें से एक डिक्टेटर का स्वरूप था 42 अमेंडमेंट, क्योंकि देश तो संविधान से चलता है। 42 अमेंडमेंट में ध्यान रखिएगा, 42 अमेंडमेंट में समवर्ती सूची में परिवर्तन कर दिया गया। आज जो समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य सूची में परिवर्तन कर दिया गया, राज्य सूची में परिवर्तन किया गया और उसको उठा करके समवर्ती सूची में डाल दिया, और राज्य सूची का परिवर्तन करना और सीधा सीधी केंद्र अपना प्रभाव स्थापित कर दिया। नहीं, यानी कि सीधा सहकारी संघवाद के विपरीत है बंधु, पहली बात। दूसरा कि इन्होंने वीटो पावर को समाप्त कर दिया, वीटो पावर को समाप्त कर दिया, यानी कि राष्ट्रपति की शक्ति को सीमित कर दिया। नहीं, यह मूल ढांचे के विपरीत नहीं है कि एक सहकारी संघवाद के खिलाफ कर रहे हैं और आप राष्ट्रपति के। और तीसरा, आप याद रखिएगा कि आप इनका कार्यकाल बढ़ा दिया, लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया, ठीक है, और लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया। क्लियर? और भी इसमें परिवर्तन हुआ। इन्होंने प्रस्तावना में परिवर्तन कर दिया, यह पहला इकलौता परिवर्तन है आज तक का। और इसमें पंथ निरपेक्षता जोड़ दी, जो आज भारत में मुझे लगता है कि जितना इस शब्द ने नुकसान पहुंचा उतना किसी ने नहीं पहुंचाया है। तुष्टीकरण की नीति यहीं से बढ़ावा मिल गई, प्रस्तावना में परिवर्तन हो गया। क्लियर? ये जो आपका जो इनका जो प्रश्न है कि 42 अमेंडमेंट कैसे मूल ढांचा के विपरीत था, तो आप देखिए कि सहकारी संघवाद के विपरीत दिख रहा है। आपको देखिएगा कि लोकसभा का कार्यकाल जो 5 वर्ष का होना चाहिए था वो बढ़ा करके, यानी कि शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत का सीधा सीधा उल्लंघन था, सेपरेशन ऑफ पावर का सीधा सीधा उल्लंघन था। नहीं, राष्ट्रपति जो मूल, ठीक है, राष्ट्रपति की जो मूल शक्ति है उसका उल्लंघन कर दिया। तो ये सीधा सीधा 42 अमेंडमेंट जो है वह मूल संरचना का, मूल ढांचा का उल्लंघन है। आप समझ में आए जी कुमारी जी, बीबी कुमारी? क्लियर? इसीलिए आप उसको समझिएगा कि कहना क्या चाह रहा है, इसलिए मैंने 42 अमेंडमेंट्स लिखवा दिया। अब इसका मतलब यह मत कहिए कि विस्तार मांग ही नहीं रहा है। विस्तार मांगेगा तब ना मैं दूंगा। आप यहां जानिएगा ना, आपके पास नॉलेज है तो आपको लगेगा अच्छा 42 अमेंडमेंट का मैं विस्तार कर दूं ना। क्वेश्चन मांग रहा है, क्वेश्चन में आपने 42 अमेंडमेंट लिख दिया,
प्रथम संविधान संशोधन के तहत है जो संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया, ए जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया, संपत्ति के अधिकार को नियंत्रित किया गया, नहीं तो वहां पर भी तो मूल संरचना को, मौलिक अधिकार को नियंत्रित किया गया था। 44वें संविधान संशोधन तो मूल मौलिक अधिकार ही समाप्त कर दिया, एक मौलिक अधिकार नहीं समाप्ति कर दिया गया। तो आप समझिएगा, तो आप जैसी आपके पास नॉलेज रहेगा ना बंधु, तब क्या करिएगा, 42 अमेंडमेंट्स लिखना शुरू कर दीजिएगा। आपको लगेगा कि इतना कम शब्द में कैसे लिखूं, नंबर नहीं देगा, मन में ये बहम रहेगा, इतना कम शब्द में कैसे लिखूं, कम हुआ है, पेज खाली चला जाएगा। भैया जाने दो खाली, ज्यादा लिखने के चक्कर में वो मांग ही नहीं रहा है 42 अमेंडमेंट की चर्चा करें। ये कह थोड़े ना रहा है क्वेश्चन में संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए 42वें संविधान संशोधन की चर्चा करें, ये कहीं कह रहा है? ये तो कह रहा है संविधान संशोधन प्रक्रिया पर लिखिए, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्लियर? अगर वो कहता तब हमको 42 अमेंडमेंट्स लिखना पड़ता। क्लियर? इसीलिए प्रश्न जो बोल रहा है वही आपको करना है। हाँ, एक 11th और 12th एनसीईआरटी बहुत अच्छा है, इसके साथ साथ 10th का एनसीईआरटी भी जरूर पढ़ लीजिएगा। 10th का एक ना बिहार एससीईआरटी का बुक है, पॉलिटी का एससीईआरटी का, इतना अच्छा लिखा, मैं अपनी भांजी का देख रहा था बुक, इतना अच्छा लिखा है ना, 10th वाले की मैं बात बता रहा हूं, मतलब माइंड ब्लोइंग है वो बुक। आपका कॉन्सेप्ट यदि क्लियर करना है तो एससीईआरटी जो बिहार वाला है पॉलिटी का, वो एक पकड़ लीजिए, 10th से उठाइएगा, आपका कॉन्सेप्ट और बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, वो मिल जाएगा आसानी से, तो वाली बुक आसानी से मिल जाएगा। क्लियर? वो 10th वाला बहुत अच्छी बुक है, उसको पकड़ लीजिएगा। तो 9, 10, 11, 12th वाला भी हो गया, और थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट रखना चाहते हैं तो वो 10th वाला भी पकड़ लीजिएगा। जो बिगनर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जो नए जो पढ़े हुए हैं उनको 10th की जरूरत नहीं है, वो पढ़ेंगे 11, 12th। क्लियर? जो बिगनर हैं, जो शुरुआत में आए हैं, उनके लिए 10th से उठाइएगा। ठीक है, तो ये एक चीज है जो आपको समझ में आ गई। और इसमें और कुछ पूछना है? और कोई क्वेश्चंस बच गया? अब राज्यपाल आज नहीं पढ़ाऊंगा, इनका कहना है राज्यपाल पढ़ा दीजिए। राज्यपाल पढ़ाने के लिए हमको 1.5 घंटा और लगेगा, राज्यपाल पढ़ाने के लिए हमको कम से 1.5-2 घंटा लगेगा। कल चले, क्योंकि आज पढ़ाएंगे तो सबका ऊपर ऊपर सब गुजर जाएगा। कल टेस्ट है, कल टेस्ट जो रहेगा ना बंधु, संविधान का निर्माण और प्रस्तावना। हाँ बोलिए। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, आपको उतना में ही समेटना है, बस इतना ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर भी एक समझने के लिए मैं बता दूं कि भूमिका ज्यादा से ज्यादा 70 से 80, अगर 38 मार्क्स वाला में लिख रहे हैं तब 38 मार्क्स वाले में डायरेक्टली लिख रहे हैं, यानी 350 से 400 शब्द में लिख रहे हैं, तो 70 से 80 शब्द में भूमिका लिख लीजिए। ठीक है, 70 से 80 शब्द में ये लिख लीजिए, तो लगभग कितना हो गया? 150 शब्द, यानी कि एक मिला जुला करके 120 से 130 शब्द में दोनों को रख लीजिएगा, बहुत ज्यादा नहीं भागिएगा। और बाकी का बॉडी कंटेंट जो बच गया, ये कहीं लिखा हुआ नहीं। लेकिन एक आदर्शात्मक स्थिति क्या होनी चाहिए? तो आदर्शात्मक स्थिति यह है कि 70 से 80 शब्द ये होना चाहिए, लगभग 50 से 70 शब्द ये रख लीजिए, 50, 60, 65 जो भी है, और बाकी का विषय वस्तु में जाएगा। क्या शॉर्ट में तो लिखा है, बता ही दिए, शॉर्ट में भूमिका वगैरह सब एक साथ चलेगा। अभी मैंने लिखा करके बताया तो तब 20 शब्द का रखिए, अभी मैंने आंसर देकर बताया तो ठीक है, तो वो कहीं ये नहीं है। लेकिन आदर्शात्मक स्थिति में आप क्या रखेंगे? तो इस स्वरूप को रखिएगा। संविधान का निर्माण जो पहला टेस्ट था वो, और दूसरा टेस्ट का पार्ट हो जाएगा प्रस्तावना। तो
कल कॉपी हम दे देंगे जो जांच करके, तो कल का टेस्ट का वो हो जाएगा, फिर अगले सप्ताह दे देंगे कॉपी जांच करके। क्लियर? तो और किसी के पास कोई प्रश्न बचा? हाँ सर। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस क्वेश्चन को किस स्वरूप में देख रहे हैं। पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, पॉइंट वाइज भी बना सकते हैं, और पॉइंट प्लस डिस्क्राइब भी कर सकते हैं फॉर्मेटिंग बना करके। तो आप उसका सबसे बेहतर है कि आप उस पॉइंट भी डिस्क्राइब कीजिए, तो थोड़ा सा इंपैक्टफुल हो जाता है। डायरेक्टली पैराग्राफ में लिखिएगा ना तो आपसे भटकाव हो जाएगा, पॉइंट में लिखिएगा तब भी खराब हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए कि पॉइंट अब भी डिस्क्राइब कीजिए, तो थोड़ा सा आसान लगेगा। तो पॉइंट आप इस तरीके से बना दीजिए। क्लियर? अब फिर एक एक पॉइंट का डिस्क्राइब, तो इससे भटकाव नहीं होता है, इससे आपका पकड़ रहता है उस टॉपिक पर। क्लियर? तो ये सबसे अच्छा तरीका है। हाँ, कल दे देंगे आपको, कल हम आप लोग को दे देंगे, हम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम सोमवार को चर्चा कर देंगे कल वाले पर, और कल हम आप लोग को कॉपी दे देंगे। नहीं, कल हम दे देंगे, कल सबका कॉपी दे देंगे, ऑनलाइन वाले का भी ऑफलाइन वाले का भी। ठीक है? और बाकी का नेक्स्ट क्लास में जो चर्चा होगी हम बता देंगे कि कहां आपने कमियां, ऑफलाइन वाले को तो ऐसे बता देंगे, ऑनलाइन अच्छा उस क्वेश्चंस का ही हम डिस्कशन कर देंगे कि इस क्वेश्चन में ये लिखा जाना चाहिए था, नहीं तो एक सेशन उसका हम रख लेंगे, तो ठीक रहेगा। तो और कोई प्रश्न? चलिए, तो आज के लिए हमें छुटकारा दे दीजिए। धन्यवाद।